नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर करा रहे हैं शाम 5 बजे की लाइव टाइमिंग में। इससे पहले सेट नंबर 28 देखा था, साइड में बटन में वीडियो मिल जाएगा। सेट नंबर 29 स्टार्टिंग के जो मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है वो हम कराएंगे आपको सबसे लास्ट में। स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 41 से, जहां पर हम जीके जीएस के 41 से लेकर के 120 तक प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। 41 प्रश्न आपका है कि डैश की इकाई, एसआई इकाई जो है वो न्यूटन है। किसकी एसआई इकाई है? तो ऑप्शन में वजन भी दे रखा है, बल भी दे रखा है। वैसे तो बल जानते हैं, पर वजन भी आप ध्यान रखिए। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। वजन और बल की इकाई जो है आपका न्यूटन है। कुछ और इकाई की बात करते हैं। जैसे अगर त्वरण की इकाई की बात करेंगे तो त्वरण की इकाई क्या है? तो आप कहेंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपका त्वरण की इकाई है। संवेग की इकाई की बात करें तो क्या है? संवेग है या आवेग, दोनों की पूछा जाएगा तो न्यूटन सेकंड। ये जो है आपका संवेग या आवेग दोनों की इकाई हो जाएगी। द्रव्यमान की तो आप जानते हैं किलोग्राम होती है, तो ये कुछ है। घनत्व की पूछी जाएगी तो किलोग्राम प्रति घन मीटर। चाल तो मीटर प्रति सेकंड होती है, उसको आप किलोमीटर प्रति घंटा में भी बदल सकते हैं। श्यानता जो है उसका न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर। कोणीय वेग की क्या होती है? तो रेडियन प्रति सेकंड होती है। अगला क्वेश्चन है एप्स में शामिल है, तो क्या शामिल है? आपका जो पक्षी वर्ग आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो है आपका हो जाएगा। पक्षी जो वर्ग होता है उसी को कहते हैं एप्स। और संघ जो कार्डेटा होता है उसमें 13 वर्ग आते हैं, जिसमें पक्षी वर्ग भी आता है। पक्षियों की एक खासियत ये होती है कि ये नियत तापी होते हैं। इनका शरीर पंखों से ढका होता है। जबड़े जो होते हैं उसमें दांत नहीं होते हैं। और इनके जो आगे वाले पैर होते हैं वो पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं। मत्स्य वर्ग की अगर बात करें, मछलियों की बात करते हैं, तो इनका जो शरीर होता है वो अनियत तापी होता है। जैसे अगर हम पक्षियों की बात करते हैं तो ये नियत तापी होते हैं। क्योंकि प्रश्न में ज्यादातर इसी संदर्भ में ही पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने सीधे यहाँ पर नियत तापी लिख भी दिया है। बाकी अगर मछलियों की बात करते हैं तो अनियत तापी जो है ये होते हैं। और स्तनधारी जो वर्ग होते हैं, ये आप देखेंगे तो ये आपके उच्च तापी भी होते हैं और नियत तापी भी होते हैं। तो शॉर्ट में लिख देते हैं उच्च तापी और नियत तापी। अगला देखते हैं आपका, सब प्रकाश सबसे अधिक गति से किस में यात्रा करता है? तो प्रकाश सबसे ज्यादा ठोस में यात्रा करता है। ऑप्शन, कांच को देखकर टिक मत कीजिएगा, क्योंकि जो ठोस में यात्रा करता है वो प्रकाश नहीं होता है, वो ध्वनि होती है। प्रकाश तो सबसे ज्यादा यात्रा निर्वात में करता है। निर्वात क्या होता है? निर्वात मतलब कोई माध्यम ना हो, तो वहां पर आपका प्रकाश की गति सबसे ज्यादा होती है। पर जब ध्वनि की बात होती है तब आप क्या कहेंगे? ठोस में सबसे तेज जो है वो ट्रेवल करता है। तो इन दोनों में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, इस चीज को ध्यान रखिएगा। प्रकाश की जो गति होती है वो जो वेग माध्यम होता है उसका, उसके अपवर्तनांक पर जो है वो निर्भर करता है। प्रश्न में ऑप्शन में कई बार दे दिया था ना कि किस पर डिपेंड करता है प्रकाश का वेग। तो जो भी माध्यम का अपवर्तनांक होता है उस पर आपका ये डिपेंड करता है। अब मैं अगर आपसे कहूं कि जो प्रकाश है उसके संदर्भ में अगर अपवर्तनांक की बात करें, तो अपवर्तनांक का मान जो है वो जितना ज्यादा होगा उतना ही आपका जो प्रकाश की चाल होगी वो कम होगी। प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी, यानी कि आपका अनुक्रमानुपाती, ये विलोमीयता संबंध को आप ऐसे समझिए कि विलोमीयता संबंध आपको देखने को मिलता है। प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने की थी? उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था रोमर। रोमर ने प्रकाश के वेग की गणना को लेकर के जो है सबसे पहले बताया था। प्रकाश किस प्रकार की तरंगों में आती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन, अम्लों के आधार पर कौन सा यहाँ पर सही है? तो अम्ल की अगर बात करें तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, निष्प्रभावीकरण दर्शाता है। अम्लों के आधार पर हम ये कह सकते हैं। अच्छा, ये भी तो पता है कि जो क्षार से क्रिया कर जाता है, अम्ल और क्षार मिल जाता है तो आपका लवण और जल का निर्माण कराता है, तो उसको क्या कहते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं। और एक एग्जाम्पल के तौर पर भी आप इसे समझ सकते हैं। अगर HCl है और HCl में हम मिला दें NaOH, तो क्या बनेगा? तो आपका बनेगा Na यहां से आ जाएगा और Cl यहां से आ जाएगा, तो NaCl बनेगा। ऑक्सीजन, और देखिए बचा क्या? Na यहाँ से ले लिया, Cl यहाँ ले लिया, तो HH, दो H बचे यानी H2 हो जाएगा और O बचा यहाँ से, तो वो हो गया। तो ये आपका क्या है, इस बात को समझिए। HCl में क्या है? तो HCl आपका अम्ल है, ये आपका अम्ल है। और NaOH क्या है? तो NaOH आपका क्षारक है या क्षार है। और NaCl जो बन रहा है ये क्या है? ये आपका लवण है।
और जो अलग हो रहा है वो क्या है, वो आपका जल है। तो इस प्रकार से ये दर्शाता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, ये बता चुके हैं। और जो इसमें अम्ल जो होता है वो लाल जो नीला लिटमस पेपर होता है उसको लाल कर देता है। क्षार अपोजिट करता है। क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं, तो हमारे शरीर की हड्डियों में संयोजी ऊतक जो है आपके पाए जाते हैं। संयोजी ऊतक क्या करते हैं, विभिन्न अंग हैं, ऊतक हैं, उनको संबद्ध करने का काम जो है वो करते हैं। संयोजी ऊतक कितने टाइप के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। वास्तविक संयोजी ऊतक, एक आपका तरल ऊतक या संवहनी ऊतक के भी कहते हैं, और एक आपका कंकाल ऊतक। तो ये 3 टाइप मुख्यतः होते हैं, जिसमें कंकाल ऊतक के भी टाइप होते हैं, एक उपास्थि ऊतक और एक अस्थि ऊतक। अगला क्वेश्चन, जिस प्रक्रिया के द्वारा कोई ठोस गैस में परिवर्तित हो जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। इसमें क्या होता है, कोई ठोस डायरेक्ट आपका गैसीय स्टेट में बदल जाता है, द्रव में नहीं बदलता है। जैसे आप कपूर देखते हैं, कपूर ठोस में होता है, जब उसको आप जलाते हैं तो वो सीधे गैसीय स्थिति में आपका हो जाता है, द्रव में पहले लिक्विड नहीं बनता है। और इसके अलावा कौन कौन से इसमें आपके उदाहरण हैं, तो कपूर के अलावा नेफ्थिलीन है, अमोनियम क्लोराइड है, नौसादर आपको देखने को मिलता है। अमोनियम क्लोराइड तो वैसे शुद्ध करने में काम आता है, आप सीधे नौसादर याद रखिए। अगला है कि डैश समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है, तो थैलोफाइटा। ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि पूरे वनस्पति विज्ञान का सबसे बड़ा समूह कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, थैलोफाइटा है। सबसे बड़ा समूह के रूप में अगर आपसे कहा जाए तो आप कहेंगे थैलोफाइटा, पूरे वनस्पति जगत। इसमें अगर शैवालों से संबंधित क्वेश्चन बनता है तो ये बन सकता है कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फाइकोलॉजी की माइकोलॉजी, तो आप कहेंगे फाइकोलॉजी, फा से आपका स्टार्ट होगा। कवकों का अध्ययन अलग होता है और शैवालों का अध्ययन अलग होता है, तो फाइकोलॉजी जो होता है वो आपका शैवालों के अध्ययन से संबंधित होता है। और ब्रायोफाइटा जो होता है इसको हम वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहते हैं। पूछा जा चुका है 1-2 बार क्वेश्चन, तो लिख भी देते हैं कि जो ब्रायोफाइटा है इसको वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग के नाम से जो है वो जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का कौन सा अंग संतुलन बनाए रखने में हेल्प करता है। ये तो आपको पता है कि संतुलन में हेल्प जो करता है वो आपका कान करता है संतुलन बनाने में। और कान का जो पर्दा होता है उसको हम कहते हैं टिम्पैनिक झिल्ली। मस्तिष्क नहीं होता है, कुछ लोग मस्तिष्क में कंफ्यूज हो जाए। तो कान का काम सुनने का तो होता ही, शरीर को संतुलन रखने का भी होता है। अगला क्वेश्चन आपका, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो कौन सा करता है, अग्नाशय आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। अग्नाशय जो है इसमें आपका अंतःस्रावी ग्रंथि की बात होगी या आपका बाह्यस्रावी ग्रंथि की बात होगी। दोनों के दोनों जो ग्रंथियां हैं वो आपकी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। दोनों प्रकार की ग्रंथि है अग्नाशय। और अग्नाशय का अगर अंतःस्रावी भाग कहा किया जाता है तो इसको हम कहते हैं लैंगर हैंस की द्वीपिकाएं करके, आपने सुना होगा, कई बार पूछा जाता है ना, इसकी बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। लैंगर हैंस की जो द्वीपिका हैं वो अंतःस्रावी भाग जो है वो कहलाता है। लैंगर हैंस की जो द्वीपिकाएं होती हैं इससे जो हार्मोन है वो कौन कौन से साबित होते हैं, तो इनसे निकलने वाला हार्मोन जो होता है, एक तो आपका ग्लूकोजन होता है, एक आपका इंसुलिन होता है, और तीसरा आपका सोमाटो स्टेशन करके होता है। वो उतना देखने को नहीं मिलता है, ये जो ज्यादा देखने को मिलते हैं इसलिए मैंने लिख दिया। डैश एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है। एड्स आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और एचआईवी वायरस जो है उससे आपका एड्स जो है वो होता है। एचआईवी की फुल फॉर्म क्या होती है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस करके, इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस करके। टाइफाइड किससे होता है, टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी से, साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड जो है आपका होता है। और ये आपका जीवाणु से होने वाले रोग के अंतर्गत आपका आता है। आंत को जो है ये प्रभावित करता है। इतनी चीजें आपको दिमाग में होनी चाहिए किसी भी रोग को लेकर के। इसके बाद बात करते हैं पीलिया रोग की। पीलिया वायरस से होने वाला जो है आपका रोग है, जो कि यकृत को जो है वो प्रभावित करता है, पीलिया रोग।
और इसमें देखते हैं ना आंखें पीली हो जाती हैं, सारी चीजें। मलेरिया की बात करते हैं तो मादा एनोफ्लीज जो मच्छर है उसके द्वारा जो है ये होता है, तो एनोफ्लीज लिख देंगे, बाकी तो आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो आपका गाजर में विटामिन ए बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, मक्खन में पाया जाता है, हरी सब्जियों में पाया जाता है। विटामिन जो बी टू होता है वो दूध और पनीर में देखने को मिलता है। बी 12 जो है मांस, मीट, मछली, दूध इनमें देखने को मिलता है। विटामिन सी जो होता है वो खट्टे फलों में देखने को मिलता है, और जो विटामिन ई होता है वो वनस्पति जो तेल होते हैं उनमें देखने को मिलता है। अगला कह रहे हैं इनमें से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है, तो आपका कोयला जो है वो जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आता है। वो ईंधन जो हमें जीव पेड़ पौधों के अवशेषों से मिलते हैं उनको कहते हैं जीवाश्म ईंधन, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, एलपीजी हो गया, ये सब। जीवाश्म जो ईंधन होता है वो आपका ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में आता है। किसमें आता है? परंपरागत स्रोत में। और हानिकारक गैसें भी निकलती हैं जीवाश्म ईंधन के जलने से, ये वातावरण को प्रदूषित करती हैं। सूर्य की अगर बात होती है तो वो गैर परंपरागत स्रोत में आता है। अगला देखते हैं, महिलाओं में पाए जाने वाले लिंगी गुणसूत्र कौन से होते हैं, तो महिलाओं में जो पाए जाते हैं वो आपके एक्स एक्स होते हैं, पुरुषों में जो पाए जाते हैं वो आपका एक्स वाई होते हैं। और इन्हीं के मिलने से ही निर्धारण होता है कि आने वाला जो बच्चा है वो लड़का होगा या लड़की होगा। ये चीज हम बता चुके हैं कि यहाँ से अगर एक्स गया और यहाँ से आपका एक्स गया तो दोनों से जब एक्स एक्स जाएगा तो एक्स तो फीमेल के लिए होता है यानी लड़की होगी। अगर यहाँ से आपका एक्स गया और पर पुरुष वाले से वाई गया तो इस कंडीशन में आपका जो लड़का है वो होगा। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कहेंगे, जो मेल होता है वही मेन कारक होता है कि लड़का होगा या लड़की, वो डिसाइड करता है, उसका गुणसूत्र जो है वो डिसाइड करता है। मानव शरीर में अगर मैं कहूँ क्रोमोसोम की संख्या होती कितनी है, तो 46 जो है आपकी टोटल होती है। क्रोमोसोम का निर्माण किससे होता है, तो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन से आपका होता है। अगला देखते हैं, 1 किलोग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा जो है वो क्या कहलाती है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कैलोरी जनन मान। हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे ज्यादा होता है, पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे ज्यादा जो है वो आपका होता है, ऊष्मीय मान ज्यादा। ठीक, कितना होता है कैलोरी मान, अगर ये पूछ लिया जाए बहुत डिटेल में तो आप कहेंगे 150,000 किलो केजे प्रति किलोग्राम करके आपका ये होता है, 1,50,000। इसके बाद और गैसेस आती हैं, मेथेन है, सीएनजी है, उनका 50,000 करके होता है। अगला क्वेश्चन, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है, ठोस विलयन का उदाहरण है, सॉलिड सॉल्यूशन का उदाहरण है। विलयन किसको कहते हैं, विलयन कहते हैं जब दो या दो से ज्यादा पदार्थों पर समांगी मिश्रण जिसका कोई निश्चित संगठन नहीं होता उसको कहते हैं विलयन। अगर मैं आपसे कहूं कोलाइड आपका कैसा है, तो कोलाइड एक प्रकार का विषमांगी विलयन होता है, जो ऑप्शन डी में दे रखा है ये आपका विषमांगी विलयन के अंतर्गत जो है आपका आता है। विषमांगी और समांगी आपने पढ़ा है ना, वही आपका इसमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सी एक स्वैच्छिक क्रिया नहीं है, तो कौन सी नहीं है, इसमें से आप कहेंगे एक वस्तु लेना, दिल की धड़कन स्वैच्छिक क्रिया नहीं है, तो दिल की धड़कन नहीं है क्योंकि वो तो अपने आप होती है, स्वतः होती है, अनैच्छिक क्रिया में आती है। नाम से ही समझ में आ रहा है कि कौन सी अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग होती है, कौन सी नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा छींक आना क्या है, छींक आना भी अनैच्छिक क्रिया में आता है कि वो आपकी मर्जी से नहीं आती है। अगला कह रहा है, रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है, तो प्लाज्मा आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। रक्त का जो प्लाज्मा घटक होता है वो भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। प्लाज्मा की अगर बात करें तो उसमें कितना प्रतिशत जल होता है, तो जल की अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है 90 से 92% तक आपको जल देखने को जो है वो मिलता है। और रक्त का अगर बात करूं मैं कि जो रक्त होता है, ब्लड होता है, इसमें आपका कितना प्लाज्मा होता है, तो रक्त में जो प्लाज्मा का परसेंटेज होता है वो आपको लगभग देखने को मिलता है 55%। रक्त में जो प्लाज्मा का भाग होता है वो 55% होता है। जो रुधिर प्लेटलेट्स होती ना,
वो कहाँ पर निर्मित होती हैं? तो वो आपकी अस्थि मज्जा में निर्मित होती हैं। तो ये रुधिर प्लेटलेट्स हैं, ये कहाँ पर निर्मित होती हैं? तो आप कहेंगे अस्थि मज्जा जो है उसमें जो है आपकी ये निर्मित होती हैं। रुधिर प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? तो इनका जीवन काल लगभग 7 से 10 दिन का जो है ये होता है। मेन काम क्या होता है रुधिर का? तो ऑक्सीजन के परिवहन का काम करता है, हार्मोन्स के परिवहन का काम करता है, उत्सर्जी जो पदार्थ होते हैं उनका परिवहन का भी काम जो है वो करता है। तो ये सब इसके मेन काम होते हैं। शारीरिक जो टेम्परेचर होता है उसको भी नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं? तो आप क्या कहेंगे? माइट्रोकॉन्ड्रिया को जो है ये कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम क्या होता है? एक लाइन में अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे जो श्वसन क्रिया होती है उसको संपादित करने का काम जो है ये करता है, श्वसन क्रिया को संपादित करना। और माइटोकॉन्ड्रिया में ही भोजन के विखंडन के पश्चात ऊर्जा मुक्त होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा मुक्त होती है वो किसके रूप में आपका संचित होती है? तो एटीपी के रूप में जो है ये संचित होती है। ठीक। एटीपी को क्या कहते हैं? एटीपी को एक नाम दिया जाता है और वो कहते हैं ऊर्जा का सिक्का करके। ऊर्जा का सिक्का करके जो है वो कहा जाता है एटीपी को, क्योंकि इसी के रूप में तो ऊर्जा आपकी संचित होती है इसलिए। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सी एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र आपसे कह रहा है? नहीं है। तो जंगल जो आप देख रहे हैं ये नहीं है। जंगल आपका एक प्राकृतिक में आता है क्योंकि उसको हम स्वयं नहीं निर्माण करते हैं। तो प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति निर्माण करे, कृत्रिम मतलब जो मनुष्य निर्माण करे। बाकी एक बांध का जलाशय, धान के खेत, बगीचा, ये सब तो कृत्रिम में ही आते हैं। अगला कह रहे हैं इनमें से क्या नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है? तो क्या कर देता है? आपको पता है अम्ल कर देता है। और अम्ल अगर आपको पता है तो अम्ल खट्टे होते हैं, और खट्टा इसमें से देखेंगे तो एक से ज्यादा ऑप्शन भी है क्योंकि नींबू भी है, सिरका भी है। तो अगर एक ऑप्शन को छाटेंगे तो सिरका आपका होगा। सिरके का रासायनिक जो नाम है वो क्या होता है? तो सिरकों को कहते हैं एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल जो है वो इसको हम कहते हैं, इसका रासायनिक नाम। अगर कहें सिरके का पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो सिरके की जो पीएच वैल्यू होती है वो आपकी 2.4 से लेकर के 3.4 के बीच में होती है। अगर कहें कि बेकिंग सोडा जो है ये क्या होता है? इसको खाने का सोडा भी कहते हैं। सबसे पहला तो यही प्रश्न पूछा जाता है, खाने का सोडा भी कहते हैं। दूसरी चीज इसका सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का जो सूत्र होता है वो होता है NaHCO3। ये इसका सूत्र होता है। दूध की अगर बात करें तो इसमें सभी प्रकार के पौष्टिक तत्व होते हैं, इसलिए हम इसे संपूर्ण भोजन की संज्ञा जो है वो देते हैं। परंतु अगर आप दूध में बात करें तो 85% आपका जल होता है अकेले, और बाकी जो ठोस भाग होता है वो आपका जो भी उसमें खनिज वसा वगैरह होते हैं वो मिले रहते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि दूध में आपका कौन सा एसिड पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल जो है आपको देखने को मिलता है। अगला देखते हैं। लगभग 20 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी साथ साथ सभी लोग करते रहिएगा। आपके लिए सारी मेहनत की जा रही है तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है। 61 प्रश्न पर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है? तो कौन सी है आपकी? संचारण है। अच्छा, इस चीज को भी समझिए। अगला कह रहा है कि पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है, और ये जो ऑप्शन में लिखे ना, उत्सर्जन, पोषण, प्रजनन, ये सब आपके आवश्यक जीवन प्रक्रिया में होते हैं, और बाकी ये गैर में। तो पत्ते का वो भाग जो इसे तने से जोड़ता है वो क्या कहलाता है? डंठल कहलाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, डंठल ही से तो जुड़ा होता है। और पत्तियों के भाग जो होते हैं उसमें 3 भाग होते हैं। कौन कौन से वो भाग होते हैं? यहाँ पर तो लिखे नहीं है तो लिखना पड़ेगा। पहला जो होता है उसे कहते हैं पर्णाधार। पर्णाधार जो होता है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीफ बेस। दूसरा जो होता है उसको कहते हैं पर्णवृंत। क्या होता है? पर्णवृंत। पर्णवृंत जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं पिटियोल करके। और जो तीसरा होता है वो होता है पर्णफलक। क्या होता है? पर्णफलक। जो पर्णफलक होता है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लैमिना करके, लीफ ब्लेड भी कहते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे निचला भाग पत्ती का कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? पर्णाधार है। लिख दिया मैंने यहाँ पर एरो बना करके, इसी कलर से नहीं किसी और कलर से लिख देते हैं।
ब्लैक से लिख देते हैं। तो ये जो है आपका निचला भाग होता है सबसे, इस बात को ध्यान रखना है आपको। जो पर्णवृंत होता है ये पर्णफलक को तने से जोड़ने का काम करता है, और जो पर्णवृंत के नीचे पर्णफलक देख रहे हैं ये पत्ती का मुख्य भाग होता है, जिसको विस्तृत भाग के रूप में भी जाना जाता है। अगला कह रहे हैं किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर लेता है, तो कौन, मनुष्य आपका यहाँ पर हो जाएगा। वो तो आप जानते ही हैं, सबसे शीर्ष स्तर पर कब्जा कर लेता है। सामान्य टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल के द्वारा निम्नलिखित तरंगों में से किस तरंग का उपयोग किया जाता है, तो इंफ्रारेड तरंगों का यूज जो है वो आपका किया जाता है। अच्छा, जो अवरक्त तरंगे होती हैं उन्हीं को ही इंफ्रारेड कहते हैं। अगर नाम आपको अवरक्त लिख दिया जाए तो ये मत समझिएगा कि कोई और तरंगे हैं, तो ये आपकी इंफ्रारेड तरंगों को ही कहते हैं। अवरक्त तरंगों की खोज किसने की थी, तो अवरक्त तरंगों की खोज हर्सेल ने जो है वो की थी। किसने की थी, हर्सेल ने जो है वो खोज इसकी जो है वो की थी। अगर बात करते हैं कि अवरक्त तरंगों की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, तो अवरक्त तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो 7.8 इंटू 10⁻⁻⁷ ये आपका से लेकर के 10⁻⁻³ मीटर तक आपको देखने को मिलती है। तो ये डायरेक्ट मैंने यही लिख दिया, या स्लैश बना करके 10⁻⁻³ भी लिख देते हैं। इस रेंज में जो है आपकी तरंग दैर्ध्य जो है वो इसकी होती है। अगला क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र आपका हो जाएगा CaOCl2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका, वैसे OH लग जाएगा तो हाइड्रोक्साइड आप पहचान लेंगे, जैसे यहाँ लगा है CaOH का होल ट्वाइस करके, तो ये हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका सूत्र होता है। CCl4 करके जो देख रहे हैं, CCl4 करके ये कार्बन टेट्राक्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है। CaCl2 जो आप देख रहे हैं ये तो कैल्शियम क्लोराइड है ही। अगला देखते हैं। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कैसे होता है, तो शुष्क बुझा हुआ जो चूना होता है उस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। तो शुष्क जो बुझा हुआ चूना होता है वो यही होता है, CaOH का होल ट्वाइस। अगर मैं आपका इसमें मिला दूं क्लोरीन तो आपका क्या बन जाएगा, तो इससे आपका CaOCl2 बन जाएगा। और जो CaOCl2 है, CaOCl2 ये आपका क्या है, ये ब्लीचिंग पाउडर है जो कि प्रश्न में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डैश का व्यापक रूप से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है और वह दबे हुए प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख घटक होता है, तो प्रोपेन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रोपेन नहीं, मीथेन होना चाहिए, मेथ एथ प्रो, हाँ प्रोपेन आपका नहीं, मीथेन आपका यहाँ पर सही होगा। मीथेन का व्यापक रूप से ईंधन के रूप में यूज किया जाता है, और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस करके कहते हैं ना, तो प्राकृतिक गैस के घटक के रूप में भी यूज किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है मीथेन का, तो CH4 होता है। मैंने बताया था ना, कार्बन से आप डिसाइड करते हैं, एक कार्बन है तो मीथेन हो जाएगा, दो कार्बन है तो एथेन हो जाएगा, तीन कार्बन है तो प्रोपेन हो जाएगा, चार कार्बन है तो ब्यूटेन हो जाएगा, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स ऐसे करके आपका चलता है। और प्रोपेन जो है ये आपका एक्चुअल में एक हाइड्रोकार्बन होता है, एल्केन के रूप में जाना जाता है, और इसका आणविक सूत्र C3H8 आपका होता है। तो यहाँ पर तीन कार्बन से आपने, बाकी हाइड्रोजन से उसको बैलेंस करते हैं, उसके जो चार संयोजकताएं होती हैं उसको बैलेंस किया जाता है जब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। किस IUCN दस्तावेज में वनस्पतियों और जीवों की लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची जो है वो दी जाती है, तो आंसर हो जाएगा आपका रेड डाटा बुक, लाल सूची, ये तो बता चुके हैं। ये और लाल सूची को लेकर के संगठन की स्थापना हुई थी 1948 में। लाल सूची कब से आपकी प्रकाशित की जा रही, तो 1969 से इसे जो है वो प्रकाशित किया जा रहा है। अगला देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद पीतल और कांस्य की मूर्तियां हरी हो जाती हैं, इसका कारण क्या होता है, तो संक्षारण के कारण ऐसा होता है, नष्ट होने लगते हैं उसके कारण ऐसा जो है वो आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन आपका है, वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है और बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है, तो बाघ आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। NCERT से क्वेश्चन उठाया गया ये। तो बाघ अगर बात करते हैं तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो पैंथेरा टाइग्रिस इसका वैज्ञानिक नाम होता है। क्या नाम होता है, पैंथेरा टाइग्रिस। और इसी की ये विशेषता होती है, क्या विशेषता होती है, कि ये अपने कानों को घुमा लेता है अलग अलग दिशाओं में।
लंगूर जो आप देख रहे हैं, ये आपका कोलोबिनाए जो बंदर होते हैं उनका जीव वैज्ञानिक उपकुल है। उपकुल उसके अंतर्गत आपका जो है ये आता है। बाकी इतना डिटेल में पूछा नहीं था। स्लॉथ तो आप जानते हो पेड़ों पर लटके रहते हैं, वो सीटेट में आपने पढ़ा होगा। दक्षिण और मध्य अमेरिका में जो है ये पाए जाते हैं। बहुत ही ज्यादा आलसी जानवर के रूप में जाने जाते हैं। और कुत्ता तो पालतू जानवर होता ही है। अगला क्वेश्चन है, 3 खाद्य पदार्थों का ऐसा समूह जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जब भी लौह तत्व पूछेगा तो आपको पालक नजर सबसे पहले आनी चाहिए, जो कि आपको ऑप्शन में दे रखा है। और उसके अलावा गुड़ भी नजर आना चाहिए, जो कि पहले ऑप्शन में दे रखा है। तो बाकी कोई ऑप्शन में जाने की आवश्यकता ही नहीं है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक में किसानों के द्वारा खेत की मिट्टी को खोदकर नरम करने के लिए जाने जाने वाले औजार को जो है वो क्या कहते हैं? तो खूंटी जो है इसको कहते हैं। खूंटी आपका जो है वो सही हो जाएगा। खेतों में काम करने के लिए जो औजार यूज होते हैं ना, उसमें खुरपी यूज होती है, हसिया, हसुआ भी कहते हैं कुछ लोग उसको, और फरसा यूज होता है, कुदाल यूज होता है मिट्टी को पलटने वलटने के लिए, कल्टीवेटर का यूज होता है। तो ये सब आपके होते हैं। अच्छा, एक वर्ड आपने सुना होगा खरपतवार। वो क्या होता है? जैसे आप देखते हैं ना गमलों वगैरह में घास अनावश्यक रूप से उगाती है, तो वो क्या करते हैं, मिट्टी की जो आवश्यक या खनिज तत्व है उसको सोखने का काम करते हैं, उर्वरा क्षमता को जो है वो खींचते हैं, जिससे पेड़ पौधे प्रभावित होते हैं। वही होते हैं खरपतवार। अगला है कि कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा यहाँ पर सही है। महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूलों के पकौड़े खाना अच्छा लगता है। तो पहला तो बिल्कुल आपका सही है। दूसरा, जम्मू कश्मीर के लोग केले के फूलों की सब्जी जो है वो, ये गलत है। उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग को कचनार के फूलों की सब्जी पसंद है। तो पहला और तीसरा यहाँ पर जो है आपका सही हो जाएगा। और और जो बी ऑप्शन गलत था, केले के फूलों की सब्जी जम्मू कश्मीर, ये आपको केरल और पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? तो आप कहेंगे केरल और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है, ना कि आपका जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन आपका है कि इनमें से रोगों में से कौन है रोग जो कि टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है? टाइगर मच्छरों की बात करेंगे तो जापानी एन्सेफलाइटिस जो आप देख रहे हैं ये आपका सही होगा। इससे टाइगर मच्छरों से नहीं होता है। ये रोग कौन से मच्छरों से होता है? उसको कहते हैं आर्बो वायरस क्यूलेक्स नामक मच्छर। तो आप डायरेक्ट क्यूलेक्स याद रखिए, ऑप्शन में आएगा तो पहचान लेंगे। क्यूलेक्स मच्छरों से जो है ये आपका होता है, ये जापानी एन्सेफलाइटिस। मच्छर आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं? ये देखने को मिलते हैं धान के जो खेत होते हैं उनमें, वहीं पर आपके जो है ये पनपते हैं। धान के खेतों में जो है ये पनपते हैं। इसका पता कैसे चलता है, मतलब कितने दिनों में पता चलता है? तो 5 से 15 दिनों में पता चलता है। मृत्यु दर कितनी रहती है? तो 0.3 से 60% तक रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा फैलता है ये आपका। अगला देखते हैं। बाकी मलेरिया वगैरह जानते हैं, मादा एनोफ्लीज मच्छर। सोने की जो बीमारी होती है वो सीसी मक्खी से होती है। काला जार जो होता है वो बालू मक्खी से होता है। फाइलेरिया जो होता है वो क्यूलेक्स मच्छर से होता है। और जापानी एन्सेफलाइटिस भी क्यूलेक्स मच्छर से होता है। डेंगू आपका मैदा मादा जो एडिस मच्छर है उससे होता है। अच्छा, वैसे केवल क्यूलेक्स ना करके पूरा नाम याद रखिए, आर्बो वायरस क्यूलेक्स, क्योंकि वहां फाइलेरिया में केवल क्यूलेक्स ही देखने को मिलता है। अगला कह रहा है इनमें से कौन सा, शॉर्ट में आ करके लिखे दे रहे हैं ताकि आपको पूरा नाम ध्यान रहे। अगला कह रहा है इनमें से कौन सा मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा? सेरेब्रम। ये आपका सही हो जाएगा। जैसे आपको भ्रम हो जाता है ना कि कोई चीज बहुत ज्यादा बड़ी है छोटी है, वैसे ब्रह्म में थोड़ा लास्ट में सेरेब्रम में ब्रह्म आ रहा है, उससे आप थोड़ा सा जोड़ लीजिए कि सबसे बड़ा हिस्सा भी सेरेब्रम जो है वो जाना जाता है। ये मस्तिष्क का सेरेब्रम जो है वो अग्रभाग होता है। मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग भी होता है। बुद्धिमत्ता की बात हो, स्मृति की बात हो, इच्छा शक्ति की बात हो, ऐच्छिक क्रियाओं की बात हो और चिंतन की बात हो, ये सब केंद्र यही होता है सेरेब्रम। मस्तिष्क में अगर बात करते हैं न्यूरॉन की संख्या कितनी होती है? तो लगभग 10 बिलियन होती है। मिलियन नहीं, बिलियन। मिलियन से भी बहुत ज्यादा। और श्वसन क्रिया जो होता है वो मस्तिष्क का कौन सा भाग आपका नियंत्रण करने का काम करता है? तो वो करता है मेडुला ऑम्ब्लागेटा। मैंने कई बार बताया है पर फिर रिवाइज इसलिए करा रहा हूँ ताकि बार बार सुनने से आपको चीजें याद हो। तो श्वसन के लेकर के अगर पूछेगा कि कौन आपका करता है इसको नियंत्रण का काम, तो करता है मेडुला ऑम्ब्लागेटा। तो मेडुला लिख दिया आप, इतना ध्यान रखिएगा। और जो सेरिबेलम है ये काम क्या करता है? ये शरीर के संतुलन से, देखिए अभी एक क्वेश्चन आया था जहां कान को लेकर के, वहां पर आपका
दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर आपका अगर हिस्सों से भाग से पूछा जाएगा तब आप सेरिबैलम के साथ जाएंगे कि संतुलन को लेकर के जो काम करता है वो कौन करता है, वो आपका सेरिबैलम करता है। सेरिबैलम शरीर का संतुलन बनाए रखता है, ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है, ये सारी चीजें। थैलेमस आप जो यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या करता है, शरीर का संग जो दर्द है या ठंडा है गर्म है उसकी अनुभूति अनुभूति जो है वो थैलेमस के द्वारा हमें पता चलती है। अगला है लौ एस की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में जो है आपका स्थित है, तो ये आपका उड़ीसा राज्य में जो है आपका पड़ता है, बादाम पहाड़ उड़ीसा राज्य में। बाकी लौ अयस्क की जब बात होती है तो इसके कौन कौन से अयस्क होते हैं, तो हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, लिमोनाइट है, ये सब इसके अयस्क हैं। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए इनमें से कौन सा पुरस्कार जो है वो दिया जाता है, तो ये पुरस्कार आपका नवलेखन पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसमें 50,000 रुपया भी दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है संगीत से संबंधित। अगर कहूँ कि मैं आपसे दुनिया का सबसे उच्च सम्मान कौन सा है संगीत के क्षेत्र में, तो आप क्या कहेंगे, ग्रैमी अवार्ड है। और ये किससे संबंधित है, ये आपका संगीत से संबंधित है। और पुलित्जर पुरस्कार जो दिया जाता है वो किसके संदर्भ में दिया जाता है, तो ये आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है वो दिया जाता है। तो साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में जो दिया जाता है वो आपका पुलित्जर पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है किसके लिए, तो ये आपका खिलाड़ियों को दिया जाता है। और अगर सर्वोच्च सम्मान के रूप में देखेंगे तो दूसरे नंबर पे आता है, तो खिलाड़ियों से संबंधित है आपका अर्जुन पुरस्कार। अगला क्वेश्चन आपका है सुमेलित करना है, बुकर पुरस्कार के विजेताएं हैं और उपन्यास है और आपको सही मिलान करना है। तो अरुंधति राय की अगर बात करते हैं तो इनको किससे आप मैच करेंगे, इनको मैच करेंगे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स से, जो कि सामने ही ऑलरेडी लिखा हुआ है। पूछा क्या गया वैसे, कौन सुमेलित है, अच्छा ये पूछा गया, ये नहीं लिखा है कि कौन सा गलत है कौन सा नहीं। अच्छा यहाँ पर एबीसीडी एक से ज्यादा भी तो ऑप्शन दिए, ठीक है। अरुंधति राय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स सही है, किरण देसाई द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस सही है, सलमान रश्दी मिडनाइट चिल्ड्रन बिल्कुल सही है, वीएस नायपाल इन ए फ्री स्टेट, चारों के चारों सही हैं, चारों के चारों आपके सही सुमेलित हैं। यही आपसे प्रश्न में पूछा गया था। ये बुकर पुरस्कार के विजेता है, मैन बुकर पुरस्कार के, तो ये चारों आपको रटे होने चाहिए, ये तो आपने पढ़े भी होंगे। तो इनको अलग अलग समय में पुरस्कार दिया गया था, जिसमें जो बी एस नायपाल हैं इनको 1971 में, सलमान जो रश्दी हैं इनको 1981 में, अरुंधति रॉय जो हैं इनको मिला था 1997 में, किरण देसाई जो है इनको मिला था 2006 में। इसके अलावा अरविंद अडिगा को भी मिला था, उनको मिला था 2008 में। 5 ही हैं अभी तक टोटल, ये सब भारतीय हैं इसलिए पूछा जाता है। अगला है पहले यूएस टेनिस टूर्नामेंट किस वर्ष आयोजित किया गया, तो कब किया गया, 1881 में आपका जो है ये किया गया था, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यूएस ओपन की शुरुआत 1881 में। अगर टेनिस खेल की बात होती है कि उसका उद्भव कौन से जगह से हुआ है, तो इंग्लैंड से हुआ है। और आपको ये भी पता है कि जो विंबलडन प्रतियोगिता होती है उसका भी क्रम होता है। विंबलडन जो प्रतियोगिता होती है इसमें अगर सबसे पहले तो यही आपसे कह दिया जाए कि ये प्रतियोगिता जो होती है वो शुरू कहाँ हुई थी, तो लंदन में शुरू हुई थी। और अगर बात करें इसमें क्रम क्या होता है, तो सबसे पहले आप देखते हैं इसमें ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है। ऑफ व्यू करके एक ट्रिक होती है, वो आप याद रख सकते हैं, ऑफ व्यू करके। तो आ से आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन हो जाएगा, फा से आपका फ्रेंच ओपन हो जाएगा, वा जो है से विमल्टन हो जाएगा, और यू से आपका यूएस ओपन हो जाएगा। तो ये 4 सही क्रम इसके जो है वो होते हैं प्रतियोगिता के। आप देखते हैं कि हर बार होता भी है। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो होता है वही लगभग जनवरी के महीने में आपको देखने को मिलता है मेलबोर्न में, और जो फ्रेंच ओपन होता है वो मई जून में देखने को मिलता है, और ये आपका पेरिस में, और जो विमल्डन है वो आपका जून जुलाई में देखने को मिलता है लंदन में, और जो यूएस ओपन है ये आपका अगस्त सितंबर में देखने को मिलता है, जो कि अभी महीना चल रहा है, और ये आपका न्यूयॉर्क में। भारत में प्रांतीय स्वायत्ता का जो प्रवेश है वो आपका इनमें से कौन सा होगा, कौन सा अधिनियम है, तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम जो है इसके द्वारा प्रांतीय स्वायत्ता जो है उसका प्रवेश जो है वो जाना जाता है। बाकी 1935 का अधिनियम जो है उसको 1 अप्रैल 1937 में कार्यान्वित किया गया था, और स्वायत्ता जो है इसमें एक विशेषता के रूप में जो है वो जानी जाती है। जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था कि ये जो अधिनियम है ना, अनेकों ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी जो है, ये इन्होंने कहा था। इसी में ही प्रांतों से जो द्वैध शासन की व्यवस्था है उसको समाप्त करके
जो केंद्र है उसमें द्वैत शासन को लागू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन थे? तो मनु जो है आपके निर्माता थे। सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है कौन सा? तो मनु स्मृति है सबसे प्राचीन ग्रंथ के रूप में जो है वो जाना जाता है, मनु स्मृति। और इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना जो है वो की थी मनु ने रचना की थी मनु स्मृति की, जो कि सबसे प्राचीन ग्रंथ है। अगला है दलित वर्गों की अगर बात करते हैं, आर्यभट्ट ने वैसे आर्यभट्टियम लिखी है। अगला क्वेश्चन है आपका, दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था, तो ये आपका भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हैं, इनके द्वारा जो है वो किया गया था। दलित आंदोलन की शुरुआत अगर आपसे कहा रहा है तो ज्योतिबा राव फूले ने की थी। अगला क्वेश्चन आपका, इनमें से पारिस्थितिक तंत्र का किसे कृत्रिम रूप के रूप में वर्गीकृत जो है आपका किया जा सकता है? तो आप क्या कहेंगे? गार्डन जो है आपका ऑप्शन सी वाला है, ये जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि इनमें से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है? तो कौन करता है? जीडीपी मूल्यह्रास करके जो आप देख रहे हैं, जीडीपी माइनस मूल्यह्रास, ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आगरा नगर की स्थापना बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। और अगर बात करते हैं कि कब की गई थी, तो सिकंदर लोदी ने इसकी स्थापना 1504 में जो है वो की थी, आगरा जो शहर है उसकी स्थापना। और अगर मैं आपसे कहूँ राजधानी कब बनाया था, तो 1506 में जो है बाद में राजधानी भी जो है वो आगरा को बना लिया था सिकंदर लोदी ने। इसके शासनकाल के टाइम में लज्जत ए सिकंदरी की रचना भी एक ग्रंथ है, उसकी रचना भी जो है वो हुई थी। अगला है, अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था, किसने पुरस्कृत किया था? तो आपका हो जाएगा जहांगीर, जहांगीर के द्वारा पुरस्कृत जो है वो किया गया था। बाकी जहांगीर से जो रिलेटेड जो पॉइंट है वो सारी चीजें आपको दिमाग में होने चाहिए। अगला कह रहा है, सही जोड़ा इनमें से मिलाइए, कौन सा किससे मैच करेगा? 1950 से 1964 के दौरान भारत की विदेश नीति का लक्ष्य, ये किससे मैच हो जाएगा? ये मैच हो जाएगा क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की आर्थिक विकास से संबंधित। फिर उसके बाद बात करते हैं पंचशील की, तो पंचशील शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत इसके अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद बाडुंग सम्मेलन की अगर बात करते हैं, तो इसकी जो परिणति है वो गुट निरपेक्ष आंदोलन में हुई थी। और फिर दलाई लामा की बात करेंगे, तो ये एक ही ऑप्शन बचा, वो आपका है तिब्बत के धार्मिक नेता जो सीमा पार करके भारत जो चले गए थे। आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर अगर आप देखेंगे तो पहला ही हो जाएगा, सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फर्स्ट, इसी क्रम में आपका आंसर हो जाएगा। अगला कह रहे हैं, मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? मालदीव की आधिकारिक भाषा के रूप में आपका दिवेही जो आप देख रहे हैं ये जानी जाती है। मालदीव का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो गुलाबी फूल या गुलाबी गुलाब कहिए, तो वो आपका यहाँ का राष्ट्रीय फूल के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय पेड़ यहाँ पर क्या है? तो नारियल का पेड़ है। 8 डिग्री चैनल से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। 8 डिग्री जो चैनल है वो किससे किसको जो है वो अलग करता है? तो 8 डिग्री जो चैनल है वो मिनिकॉय और मालदीव, इसको जो है वो अलग करता है। मिनिकॉय और मालदीव जो है उसको जो है ये अलग करता है। तो ये 8 डिग्री चैनल आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि मालदीव जो है इसकी संसद का नाम क्या है, तो मालदीव की संसद का जो नाम है उसको कहते हैं मजलिस। क्या कहते हैं इसको? मजलिस। मजलिस जो है इसकी संसद का नाम है। अगला क्वेश्चन आपका, नायपीडा इनमें से किस भारतीय सीमावर्ती देश की राजधानी है? तो आपका ये म्यांमार की राजधानी है। डी वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। म्यांमार को एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम क्या है? वो आपका है स्वर्ण पैगोडा का देश के नाम से भी जाना जाता है। तो स्वर्ण पैगोडा मैं लिख दे रहा हूं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, म्यांमार को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, दूसरा विश्व युद्ध किस वर्ष आपका हुआ था? तो 1939 से ये स्टार्ट हुआ था, 1939 से स्टार्ट हुआ था। हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया था 1 सितंबर 1939 को, वहीं से आपका ये स्टार्ट हुआ था। चला कब तक था? 1945 तक चला था। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है 1945 की अगर बात करते हैं, तो आपको याद होगा 6 अगस्त की तारीख थी जब जापान का जो हिरोशिमा था, और साथ ही साथ अगर बात करते हैं 9 अगस्त की, तो उसमें आपका जापान का ही नागासाकी था। तो इन पर परमाणु बम गिराए गए थे, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? तो जो जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया था, इसको हम कहते हैं
लिटिल बॉय करके, लिटिल बॉय का नाम दिया गया था इस परमाणु बम को। और जो नागासाकी पर गिराया गया था, इसको नाम क्या दिया जाता है? तो इस एटम बम का नाम की बात कर रहा हूं मैं, तो इसको कहते हैं फैट मैन। ये आपका किसने गिराया था? अमेरिका ने गिराया था। तो 1945 तक ही आपका ये चला था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कितनी कंट्री थी जिन्होंने भाग लिया था? टोटल 61 कंट्री। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार पंचायत अधिनियम 2006 की बात करते हैं, तो उसकी धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संस्था की स्थापना हुई है? तो आपका ग्राम कचहरी जो आप देख रहे हैं, इसकी स्थापना हुई है। ये हम करा चुके हैं, आज ही वाले क्वेश्चनों में ही आया था, जो 12 बजे हमने कराए थे क्वेश्चन, उसमें आपने देखा होगा पूरा राज्य व्यवस्था उसमें पढ़ाई थी। अगला है ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान कब शुरू हुआ था? तो ये 2017 में आपका जो है वो शुरू हुआ था। अगला है बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी और गहरी पहुंच के लिए कौन सी योजना जो है वो प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया मेरा गांव मेरा गौरव, मेरा गांव मेरा गौरव, ये जो है वो प्रारंभ किया गया था। ये योजना कब आई थी? 2015 में आई थी। पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ करने से पहले गांव के लिए सर्वांगीण विकास के लिए इनमें से कौन सा कार्यक्रम या योजना चलाया गया था? तो ए और बी दोनों चलाया गया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी, राष्ट्रीय विस्तार सेवा भी। भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसको कहते हैं यतो धर्मस्ततो जयाः। तो ये आपका भारत के उच्चतम न्यायालय माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य है। यहाँ पर अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जहां धर्म है वहां सत्य की जीत है। तो ये आपका हो जाएगा इसका अर्थ। अगला देखते हैं टिप्पू दर्रा। अच्छा, आदर्श वाक्य भारत का अगर कहेगा तो सत्यमेव जयते, वो कहां से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया। अगला कह रहा है दिफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये आपका है अरुणाचल हिमालय करके जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और भी दिल दर्रे हैं, जैसे बॉमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, जलपला दर्रा सिक्किम में है, बाड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, जोजिला दर्रा लद्दाख में है, नीति दर्रा उत्तराखंड में है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, माना दर्रा उत्तराखंड में है, बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में। ट्रिक कई बार बता चुके हैं, जैसे एक मनाली वाली ट्रिक बताई कई बार कि मनाली जब घूमने जाते हैं तो माँ से आपका हो जाएगा माना दर्रा, और ना से आपका मनाली का ना आता है उससे नीति दर्रा, और ली से आता है आपका लिपुलेख दर्रा। तो सब आपके कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। तो ट्रिक से याद रखेंगे तो याद रहेगा। अगला कह रहा है भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो ये 1968 में पेश किया गया था। लोकपाल स्वीडन में सबसे पहले अगर बात करें तो 1809 में जो है किस नाम से स्थापित हुआ था? उसका नाम था ओम्बुड्समैन करके। बाकी भारत में जब बात होती है तो 1968। और पहला लोकपाल जो बिल आया था, पिनाकी चंद्र घोष लाए थे, देश का पहला लोकपाल बनाया गया था, 2019 में आया था वो। अगला कह रहे हैं इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? तो आप कहेंगे जेरी मैडरिंग करके जो है ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन में नहीं आते हैं। ये प्रणाली कहाँ देखने को मिलती है जेरी मैडरिंग? तो ये यूएसए में देखने को जो है आपकी मिलती है। अगला क्वेश्चन है आपका चीन में 1911 के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ था? तो ये परिणाम हुआ था एक गणतंत्र की स्थापना, जो आप देख रहे हैं पहला ऑप्शन, ये जो है वो सही हो जाएगा। अगला है आपका इनमें से नदियों में से किसका उद्गम जो है वो भारत में नहीं है? तो कौन सी यहाँ पर हो जाएगा? आपका आंसर यहाँ पर भारत में नहीं है, सतलज का भारत में नहीं है। क्यों? क्योंकि सतलज नदी तो तिब्बत के मानसरोवर जो झील है वहां से आपको देखने को मिलती है। कहाँ से देखने को मिलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील के पास राकस ताल से जो है ये निकलती है। तो यही आपका हो जाएगा, जो कि भारत में इसका उद्गम नहीं है। बाकी व्यास नदी जो डी ऑप्शन में दे रखा है, ये रोहतांग दर्रा जो है उसके पास व्यास कुंड जगह है, वहां से निकलती है। चिनाब नदी की बात करते हैं तो हिमालय में तांडी में चंद्र और भागा नदियां हैं, उसके संगम से जो है ये चिनाब नदी बनती है। चिनाब नदी किसकी सहायक नदी है? तो सिंधु नदी की सहायक नदी है। रावी नदी जो है ये आपकी कहाँ से निकलती है? तो ये कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। सारी नदियां, सारे पठार, सारे पर्वत, ये ऐसी चीजें जो हर पेपर में आती हैं, एक बार अच्छे से रट लीजिए तो आप फिर गलत नहीं करेंगे। एक चैत्र प्रायः पड़ता है, किस दिन को पड़ता है? तो 22 मार्च को पड़ता है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। जो चैत्र होता है ना, वो राष्ट्रीय पंचांग में प्रथम महीना को कहते हैं। किस पर बेस्ड होता है? शक संवत पर आधारित होता है राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग आया कब था? तो 1957 में आया था। 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 101 प्रश्न पर पढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो में बाद में जुड़े हो, वीडियो अभी तक लाइक ना किया हो, तो वीडियो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब भी अवश्य करते रहिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी डेटा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। 101 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि इनमें से वह
दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता है? तो दक्कन की कुंजी किसको कहते हैं? आपका असीरगढ़ को कहते हैं। असीरगढ़ जो किला था ना, इसको अहीर राजवंश के राजा आसा अहीर थे, जिनके द्वारा जो है वो बनवाया गया था। अगला है, जातक कथा किससे संबंधित है? तो गौतम बुद्ध से संबंधित है जातक कथा। हीनयान महायान जो बटा था दो संप्रदायों में, वो बुद्ध धर्म से ही संबंधित है। मतलब जितनी भी सारी चीजें हैं, त्रिपिटक और ये सारी चीजें पता होना चाहिए कि किस में है, पाली भाषा किस में है, सब इसी में ही है बौद्ध धर्म में। दारा सिकों ने फारसी भाषा में उपनिषद जो था उसको किस शीर्षक से अनुवाद किया था? तो सिर ए अकबर करके जो आप देख रहे हैं, ये आपका जो है वो सही हो जाएगा। इसमें 52 उपनिषद थे जिनका अनुवाद जो है वो किया गया था। दारा सिको जो है, एक पॉइंट ये भी याद रख सकते हैं, इनको लघु अकबर की संज्ञा दी जाती थी इनकी उदारता के कारण। अगला है, सुमेलित करना, एक तरफ संगीतकार हैं, एक तरफ वाद्य यंत्र हैं, सही मिलान करना है। तो अगर हम बात करते हैं पन्नालाल घोष जी की, तो ये किससे मैच हो जाएंगे? बांसुरी से मैच हो जाएंगे पन्नालाल घोष जी। पालधर रघु की अगर बात करें तो ये किससे मैच हो जाएंगे? मृदंग से मैच हो जाएंगे। लतीफ खां की अगर बात करें तो किससे मैच हो जाएंगे? लतीफ खां जो है आपके तबला से मैच हो जाएंगे। और अगर बात करते हैं एस बालचंदन की, तो ये आपका वीणा से मैच हो जाएंगे पहले वाले से। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। पहले 4 को मिलाया, फिर 3 को मिलाया, फिर 2 को मिलाया, फिर आपका 1 को मिलाया। 105 प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बहिष्कृत भारत का प्रकाशन जो है, ये मराठी जो पाक्षिक है, ये कब किया था? तो आप कहेंगे 1927 में किया था। अगला क्वेश्चन आपका है, किसने लिखा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का पहला राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो ये थे आरसी मजूमदार। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ध्यान रखिएगा, आरसी मजूमदार जी ने ये कथन दिया था। अलग अलग लोगों की पुस्तकें भी हैं जिससे संबंधित, वो हम ऑलरेडी करा चुके हैं, वो याद रखिएगा। इनकी जो पुस्तक थी वीडी सावरकर जी की, वो थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। अगला क्वेश्चन आपका 107, व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में पहले नंबर पे कौन आते हैं? तो पुत्र अडा, डैड फंसा, पुत्र से पास है, पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। उसके बाद डच आए थे। पुर्तगाली आए थे 1502 में, डच आए थे 1602 में, अंग्रेज आए थे 1608 में। वैसे तो मैंने जो आपको बताया अंग्रेज आए नहीं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की है। तो अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी, तो 1502 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1602 में। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? तो 1608 में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1616 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में। और जो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1731 में। ये इसका क्रम था। और अगर मैं आपसे कहूँ कि वास्को डिगामा को लेकर के, तो वास्को डिगामा कहाँ आए थे? कालीकट में आए थे। उस समय तत्कालीन शासक थे जमोरिन, उससे आकर के जो है ये मिले थे, मतलब इन्होंने स्वागत किया था जमोरिन ने वास्को डिगामा का। अगला क्वेश्चन आपका, ये काली मिर्च का बेसिकली व्यापार करने आते थे, यहाँ पर भारत में 60 गुना उनको ज्यादा मुनाफा मिला था। अगला है, किसने कहा था राजनीतिक कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा आपका अरस्तु, बी वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, अकबर द्वारा 1567 से 68 में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? तो कौन थे? राणा उदय सिंह थे मेवाड़ के शासक। अकबर ने चित्तौड़ पर शासन किया था, आक्रमण किया था, समय भी उसका याद रख सकते हैं। और जो राजा उदय सिंह थे, ये किसके वंश के शासक थे? तो सिसोदिया वंश की जब बात होती है तो उसके शासक थे। अगला क्वेश्चन आपका है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र किससे ढका हुआ है? तो कछारी मिट्टी से ढका हुआ है, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। बता चुके हैं आपका मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पेडोलॉजी कहलाता है, ये भी हम आपको बता चुके हैं। मैंने पहले भी बताया कि पेडोलॉजी और पेडागोजी में अंतर होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब मिट्टियों के अध्ययन की बात होगी तो पेडोलॉजी कहते हैं। और अगर पूरे बिहार में बात करते हैं तो मिट्टियों को 3 भागों में बांटा गया था, उत्तरी बिहार के मैदान की मिट्टी, दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टी, दक्षिण पठार की। ये सारी चीजें डिटेल में बता चुके हैं, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं आप जाके। दी मदरलैंड नामक अखबार का कार्य संपन्न किया किसने किया? तो ये मजहरुल हक ने किया था, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, जनवरी 2023 में किन दो देशों की टीमों के बीच खेले गए वनडे क्रिकेट मैच में 317 रन की जीत का नया रिकॉर्ड बना था? तो भारत और श्रीलंका के बीच ये मैच जो है आपका खेला गया था, 15 जनवरी 2023 की तारीख थी।
28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म और सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार किस फिल्म को मिला? तो ये RRR को जो है वो मिला था। नाटू नाटू जो गाना था ना, उसके लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी तो मिला था। अगला क्वेश्चन है, 17 से 18 फरवरी 2023 को ग्लोबल बिजनेस समिट की मेजबानी किसके द्वारा आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई थी दी टाइम्स ग्रुप के द्वारा। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। नदियों के लिए अगर बात करें, अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका 14 मार्च को जो है ये मनाया जाता है, डी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, द्विवार्षिक अभ्यास ला पेरोस 2023, इसका आयोजन किसने जो है वो किया था? तो ये किया था फ्रांसीसी नौसेना ने। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। वर्ष 2023 में किन दो देशों की वैश्विक वृद्धि में आधी हिस्सेदारी होने की उम्मीद है? तो आंसर हो जाएगा चाइना और भारत। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन से संयुक्त राष्ट्र निकायों जैसे सांख्यिकीय आयोग और नारकोटिक ड्रग्स पर आयोग में योगदान करने के दृष्टिकोण में भारत के मार्गदर्शन से दर्शन को दर्शाता है? तो आंसर हो जाएगा पहला, विश्व एक परिवार है। अगला है, पुस्तक अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म्स आइडियाज परफॉर्मेंस इम्प्लीमेंटेशन में प्रस्तावना किसने लिखी? तो इलैयाराजा जो है इनके द्वारा लिखी गई। लास्ट क्वेश्चन जो देख रहे हैं, इसके बाद देखेंगे मैथ रीजनिंग। मई 2023 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? नीरा टंडन को जो है नियुक्त किया गया। चलिए अब बढ़ते हैं मैथ के प्रश्नों की तरफ, उसके बाद रीजनिंग के देखेंगे। 1 से 15 तक मैथ के क्वेश्चन दे रखे हैं। 5 और 7 के बीच आने वाली परिमेय संख्याएं कितनी होंगी? तो आप रख करके देखेंगे, 0, 2, 1 से तो ज्यादा ही होंगी, तो अनंत हो जाएंगी। ऑप्शन एक ही बचेगा। पी अपॉन क्यू के रूप में जिनको लिख सकते हैं वो सब आपकी परिमेय संख्याएं के रूप में आती है। अगला कह रहा है, दिए गए समीकरण में x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए। 6 को अंदर गुणा कीजिए तो क्या आएगा? 6 8 जा 48x हो जाएगा। प्लस 25 को 6 से गुणा करेंगे, 25 चौके 100 और 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। माइनस 70 बराबर 5 8 जा 40x प्लस 25 पंचे 125। अब यहाँ पर जो x x की वैल्यू एक तरफ कर लीजिए तो 48x इधर 40x इधर, बचेगा कितना? 8x बचेगा। बराबर यहाँ पर 150 माइनस 70 है और इधर 125 है, तो आप सारी वैल्यू एक तरफ कर लेंगे तो बचेगा आपका 45। 8 को 45 से काटेंगे तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे x की वैल्यू निकल करके यहाँ पर आएगी 5 सही 5/8 बराबर x के। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर पहला वाला। अगला क्वेश्चन आपका, किसी संख्या के पांचवें भाग को जब 3 से विभाजित किया जाता है, मान लेते हैं अगर संख्या वो क्या है, मान लेते हैं वो संख्या x है, और कह रहा है संख्या के पांचवें भाग को, संख्या का पांचवा भाग बटे 5 में होगा, और कह रहा है 3 से विभाजित भी किया जा रहा है, यानी उसका बटे में ही 3 आएगा। तो कह रहा है प्राप्त परिणाम जो होगा वो 80 का आधा, 80 का आधा 80/2 के 10वें भाग, 10वें भाग मतलब इसका 10वां भाग तो बटे में ही 10 आएगा, और 10वें भाग के आधे का 3 गुना, इसका आधा मतलब 10/2 करेंगे, और नहीं इसका आधा नहीं, पूरे का ही आधे की बात कर रहा है, तो इसका आधा मतलब 2 मल्टीप्लाइड में और आएगा, और इसका 3 गुना यानी मल्टीप्लाइड में 3 आएगा। ये आपका बनेगी इक्वेशन। समझे आप? ये 2 लिखा हुआ है, इसको सॉल्व कर लीजिए सीधे आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा x/15। यहाँ पर देखिए बराबर में क्या क्या कट रहा है, तो 0 से 0 काट सकते हैं आप, 2 दूनी 4 होगा, और इस 8 से काट लीजिए तो 2 एकन्नम 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 आएगा, 3 दूनी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, यहाँ आएगा 6, और 15 छक्के क्या होता है? 90 होता है, यानी x की वैल्यू 90 आ जाएगी आपकी आंसर, जो कि आपका ऑप्शन बी वाले में दे रखी है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 7 अंकों वाली ये संख्या है, 11 से कटती है, एक अंक ए जो है एक अंक वाली पूर्ण संख्या है, और ए की वैल्यू आपको बतानी है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो 11 से विभाजिता है उसका नियम क्या होता है। 11 से विभाजिता का नियम ये होता है कि जो सम नंबर पे आ रहे हैं उनको जो जोड़ लिया जाए, और जो विषम नंबर पे आ रहे हैं उनको जोड़ लिया जाए। उनका डिफरेंस अगर लिख भी देते हैं, सम संख्या वाला और विषम संख्या जो है इनका जो टोटल है, सम संख्याओं का टोटल और विषम संख्याओं का टोटल, इनका जो डिफरेंस है अगर वो आपको या तो 11 आए या तो 0 आए, इस कंडीशन में हम कहेंगे वो संख्या 11 से कटेगी। अब यहाँ पर देखिए सम संख्या पर कौन कौन आ रहा है, 6
6 है, 8 है, उसके बाद यहाँ लिखते भी चलते हैं, 6 प्लस 8 प्लस 8 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 2 आ रहा है, तो ये हमने सम संख्या ले ली। सम संख्या का टोटल डिफरेंस विषम संख्या पर कौन आ रहा है, तो आप देखेंगे 7 आ रहा है प्लस 4 आ रहा है प्लस ए आ रहा है, ठीक, इनका डिफरेंस। अब इनको जोड़िए, 6 8 3 और 2 जोड़ने पर कितना आएगा, तो आएगा आपका 19। 19 लिख दीजिए यहाँ पर। माइनस जब खुलता है तो अंदर के चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं, तो आप पहले जोड़ लीजिए, 7 8 9 10 11 हो जाएगा और यहाँ ए हो जाएगा, यानी जब ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर माइनस का 11 और माइनस का ए और बराबर में आपका 0 के बराबर। अब यहाँ पर आप ए की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या निकलेगी, ए को अगर बराबर के उधर ले जाएं, 19 माइनस 11 बचेगा, 19 माइनस 11 करेंगे तो 8 होगा, यानी ए की वैल्यू 8 आपको पता चल जाएगी। आपका ऑप्शन डी वाला जो है यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी भिन्न के अंश में 30% की वृद्धि कर दी जाती है और हर में 35% की कमी कर दी जाती है, तो इसका तरीका सीधे सीधे यही है कि आप क्या करिए, जो भी वैल्यू दे रखी है उसको सीधे सीधे मान लीजिए पी अपॉन क्यू के रूप में मान लें, तो पी को अगर मानेंगे तो इसमें कितने की वृद्धि की जा रही है, 30% की, यानी कि 100 प्लस 30%, यानी कि सीधे 130%, तो पी गुड़े 130%। और बटे में आपका कह रहा है कि 35% की कमी की जा रही है, यानी क्यू का जो है वो 35 घटा देंगे, कितना बचेगा 65%। और ये किसके बराबर हुआ जा रहा है, 3/15 के बराबर यहाँ पर हुआ जा रहा है। अब यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो ये 65% इसका जस्ट डबल है। यहाँ पर ध्यान देंगे इस बात को कि ये जो 65% है, 65% का अगर आप डबल करेंगे तो कितना आएगा, 2 से गुणा करने पर 130 ही तो आएगा। यानी अगर हम इसको लिखें तो इसको हम सीधे सीधे क्यू लिख सकते हैं, या तो आप इसको ना भी काटिए, सीधे वैल्यू ही काट दीजिए। सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि एक बार में जाएगा और ये 2 बार में जाएगा, सिंपल सा तरीका। अब अगले स्टेप में क्या आएगा, ऊपर आएगा 2 और आएगा पी और बटे में आएगा क्यू और बराबर में आएगा 3/15। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे, पी अपॉन क्यू की निकालेंगे तो 2 जाकर इधर गुणा हो जाएगा, तो इधर आके गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये 2 अगर यहाँ से हटा दे तो बटे में लगा सकते हैं 30, 3/30। अब 3/30 को किससे काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दहम 30, यानी 1/10 आंसर आ जाएगा। 1/10 किसमें है, पहले ऑप्शन में दे रखा है, ये आपका सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है इसको सॉल्व करने का तरीका। देखिए इसको सॉल्व हमेशा नीचे से करते हैं, आपको ये ध्यान देना है कि 2 प्लस 1/4 इसको सॉल्व कीजिए, तो 2 प्लस 1/4 करेंगे, यहाँ पर एक एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा 4, एक 4 बार में जाएगा, 4 दूनी 8 होगा और प्लस में आपका 4 एकम 4, एक बार में जाएगा 9 आएगा, यानी इसकी वैल्यू 9/4 आएगी, इतने की वैल्यू। जब इतने की वैल्यू 9/4 आ गई, ऊपर एक लगा हुआ है तो बचेगा क्या, 3 प्लस और ऊपर एक और बटे में 9/4 ये आएगा। जब ये 9/4 ये बटे के नीचे बटे होते हैं ना, तो ये ऊपर जाके पलट जाता है, यानी बचेगा क्या, 3, इधर लिख देते हैं 3 और प्लस में आपका 9/4 बचेगा। समझ गए, इतने की वैल्यू जो है, इतने की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, 3 प्लस 9/4। फिर सेम चीज यही सॉल्व करेंगे, आप क्या करेंगे कि आपको वापस से यहाँ पर यही वैल्यू सॉल्व करनी है, तो यानी एक यहाँ रख करके 4 फिर से एलसीएम ले लीजिए, तो एक को 4 बार में ले जाएंगे और 4 तियां 12 हो जाएगा, 12 में यहाँ पर एक बार में ही जाएगा तो 9 होगा, 12 और 9 जोड़ेंगे फिर से, तो 12 और 9 जोड़ करके कितना हो जाएगा, तो आपका 12 और 9 हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ लिख ही देते हैं, क्योंकि ऐसे फिर एक एक स्टेप लिखेंगे तो जो आपको समझ में आ रहा है वो भी नहीं आएगा, कि लास्ट में बचेगा कितना, तो यहाँ पर जो 4 है वो बचेगा, माइनस में यहाँ पर 5 गुणे में आपका 31 आएगा और बटे में आपका 40 आएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका 160, माइनस में आपका 155 आएगा, बटे में आपका 40 आएगा और बराबर में आपका 5 आएगा, बटे में आपका 40 आएगा और बराबर में आपका 1/8 आएगा, जो कि आपको ऑप्शन डी में दे रखा है। तो इस तरीके से मेन करने का तरीका आपको समझ में आना चाहिए, बाकी तो मैंने लिख दिया, नीचे से ही सॉल्व करते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए समीकरण में x का अधिकतम मान क्या होगा, तो अधिकतम मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसमें वैल्यू क्या रखें कि ये जोड़ने पर 424 के बराबर आए, यही तो कह रहा है। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन से ही रख करके देखें, अगर हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 109 हो जाएगी, यहाँ पर 107 हो जाएगी और आगे भी इसी प्रकार से 208 हो जाएगी। 0 0 रख करके 424 डायरेक्ट वैल्यू ही बराबर आ जाएगी, तो फिर आपको तो कुछ चेक ही नहीं करना पड़ेगा, यानी आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 ही सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन से ही डायरेक्ट इसको चेक कर सकते हैं। अगला देखते हैं, x² - 4 x² - x - 6 आपसे पूछा गया है इसका HCF क्या होगा।
अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस 4 को देखेंगे तो इसको भी आप उसी प्रकार से बना सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 लिखा है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इससे एक्स माइनस 3 और आपका एक्स माइनस एक्स प्लस 2 जो है ये आपका अलग होगा। और एक्स स्क्वायर माइनस 4 अगर देखेंगे तो ये ए का स्क्वायर और माइनस 2 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है ना, 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 ये निकल करके आएगा। अब आपका एचसीएफ पूछा गया, एचसीएफ में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन क्या है, एक्स प्लस 2 कॉमन है, एक्स प्लस 2 कॉमन है, यानी एक्स प्लस 2 ही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ भी एक्स प्लस 2, यहाँ भी एक्स प्लस 2, आंसर पहला वाला हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स स्क्वायर, ये तो हो चुका है ना एचसीएफ वाला। अगला कह रहा है 4 मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 1:2, 2:3, 3:2 और 7:8 है 4 मिश्रण में। यदि बराबर उनकी बराबर मात्राएं परस्पर मिला दी जाएं तो नए मिश्रण में पानी का अनुपात क्या होगा। यानी आप क्या कीजिए, इन सभी का अनुपातिक योग निकाल लीजिए, यानी 1 और 2 का निकालेंगे, मतलब दूध की वैल्यू अलग निकाल लीजिए और पानी की अलग। देखिए इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक, अब देखिए सेंटर में एक खींच दिया हमने लाइन, इधर साइड आप वैल्यू निकाल लीजिए दूध की और इसी साइड निकाल लीजिए वैल्यू पानी की। अगर मैं आपसे कहूँ दूध की वैल्यू निकालिए तो यहाँ पर रेशियो क्या है, एक है, एक है, और बटे में क्या आता है, बटे में इन दोनों का टोटल आता है, 2 और 1 कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, यानी 1/3 प्लस। इसी प्रकार अगले में क्या है, दूध की वैल्यू तो 2 है, क्योंकि दूध और पानी का रेशियो है ना, तो जो पहले है वो दूध का है, बाद वाला पानी का है, तो फिर आपका 2 हो जाएगा। बटे में क्या आएगा, दोनों का टोटल, 3 2 कितना आता है, 5 आता है, प्लस तीसरे में क्या है, 3:2, यानी 3 है आपका दूध और बटे में 3 2 5, तो 5, प्लस अगले में 7 अनुपात आता है, 7 और 8 का टोटल कितना होता है, 15, तो ये आपका दूध का निकल आया। इसी प्रकार पानी के लिए भी निकालिए, तो पानी के लिए बाद वाला पानी यानी 2 रेशियो रखा और बटे में क्या आएगा, दोनों का टोटल 2/3, प्लस इसी प्रकार 3 और बटे में आपका 5, प्लस 2 बटे में आपका 5, प्लस 8 और बटे में आपका 15। अब इनको जोड़ लीजिए, इधर साइड जोड़ेंगे वैल्यू निकल करके आएगी जोड़ने पर 9/5, और इधर साइड आप जोड़ेंगे पानी की वैल्यू निकल करके आएगी 11/5। प्रश्न में यही पूछ रहा था कि दूध और पानी का रेशियो क्या होगा, यानी 9/5, 11/5, 5 5 कट जाएगा, क्या बचा, इधर से 9 बचा, इधर से 11 बचा, 9:11 आपका आंसर यहाँ से आ गया, जो कि आपका ऑप्शन सी वाले में दे रखा है। उम्र में बड़े राम और श्याम की जो आयु है उसमें आपसे कह रहा है 16 वर्ष का अंतर है, ठीक है, और कह रहा है कि 6 वर्ष पहले की अगर बात करते हैं तो राम श्याम से 3 गुना अधिक बड़ा था, और राम की वर्तमान आयु बताइए। ऑप्शन से भी कर सकते हैं, एक्स मान के भी कर सकते हैं। एक्स मान के कैसे करेंगे, एक्स मान के ऐसे करेंगे कि अगर हम ये कहते हैं कि 3 गुना कह रहे हैं ना, 6 वर्ष पहले राम की आयु श्याम से 3 गुना अधिक बड़ी थी, यानी अगर हम यहाँ पर राम की आयु को 3x मान लें तो श्याम की आयु क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, क्योंकि कह रहा है 6 वर्ष पहले राम की आयु श्याम से 3 गुना थी। अब इन दोनों में कह रहा है अंतर 16 वर्ष का था, तो 16 वर्ष का अंतर चाहे 6 साल पहले हो चाहे अभी हो, वो तो वैसा ही रहेगा। 3x माइनस एक्स में 16 वर्ष का अंतर है, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 2x आएगी, 2x की वैल्यू 16 आएगी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी, और इस 8 की जो वैल्यू है यहाँ पर उठाकर रख दीजिए, 3x माइनस एक्स, और साथ में ये भी कह रहा है वर्तमान आयु बताइए, मतलब 6 वर्ष पहले की अगर निकालिए तो 6 साल उसमें एक्स्ट्रा आगे जोड़ना भी तो पड़ेगा, इसलिए हमारा यहाँ पर 3x ये वैल्यू रखेंगे तो 8 दूनी 16 और माइनस प्लस आपका, अब इसमें वैल्यू क्यों रखिए, आप 3x और 2x में डायरेक्ट रखिए ना, यहाँ पर आप ये मत कीजिए, आपसे राम की आयु पूछ रहा है ना, तो आप यहाँ वाली जो वैल्यू है उसको यहाँ रखिए, x की वैल्यू, तो 3 गुणे 8, 8 तियां 24, और 6 साल बाद पूछ रहा है यानी 6 और जोड़ दीजिए 30 साल आ जाएगा, हाँ ये सही रहेगा तरीका, तो ये आपका 30 साल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। सेम यही चीज 30 ऑप्शन को भी करके देख सकते हैं, अगर आप राम की वर्तमान आयु को 30 ले लेते हैं, उसके बाद आप सॉल्व करके देखेंगे तो सारी जो शर्तें हैं वो आपकी फिट बैठनी चाहिए, उससे भी आंसर आ जाएगा। 11 प्रश्न देखते हैं, एक आदमी 25 किलोमीटर की दूरी उतने ही समय में तय करता है जितने समय में एक लड़का 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि आदमी की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो लड़के की चाल क्या होगी। अगर हम लड़के की चाल को x मान लें तो आपका समीकरण क्या बन जाएगा, 25 किलोमीटर की दूरी
उतने ही समय में तय करता है जितने समय लड़का 30 किलोमीटर की दूरी था। यदि आदमी की चाल 50 किलोमीटर है तो चाल चाल बटे में कर लिया, तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, समय को निकालेंगे तो दूरी बटे चाल हो जाएगा। दूरी 25 किलोमीटर, चाल 50, और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो आपका 30 और एक तरफ मान लेते हैं x। इस तरीके से इसको आप समीकरण बना के x की वैल्यू निकाल लें, सीधे आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 30 और गुणे में आपका 50 और बटे में आपका 25। 25 दूना 50, 30 दूना 60, 60 आंसर आ जाएगा। आंसर यहाँ से क्या आएगा, अच्छा ऑप्शन नीचे होंगे, इसमें लिख देते हैं यहाँ पे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 12 नंबर कि यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य, तो यहाँ पर जो ऑप्शन था ना 60 वाला हो जाएगा, पहला जो ऑप्शन दे रखा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ऊपर वाले क्वेश्चन का जो ये आंसर है। अगला कह रहा है 12 पेनों, इसको तो हम डायरेक्ट वैसे कर सकते हैं कि 12 पेन है, उसका क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस 8 पेन है, उसके सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस को एक तरफ कर लीजिए, कॉस्ट प्राइस बटे में सेलिंग प्राइस बराबर में क्या आ जाएगा, 8 वहीं रहने दीजिए, 12 को बटे में कर लीजिए। अगर आप कोई चीज 8 रुपए में खरीदते हैं और 12 रुपए में बेचते हैं तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। और जब भी प्रॉफिट होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, तो बटे में 8 गुणे में 100, सीधे आंसर आ जाएगा। अगर 8 से काटेंगे 4 एक नम 4, 4 दूनी 8, और इससे काटेंगे तो 50 आएगा। 50% आंसर सी वाला हो जाएगा ऑप्शन। ठीक, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है ये सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अगर फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा तो आपका कैसे चलता है, साइन कॉस टेन कॉट, इसके नीचे आएगा कॉस टेन कॉट, सेक यहाँ आएगा और कॉसेक यहाँ आएगा। अब इसमें सीन ये रहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऐसे करके फॉर्मूला होता है। इसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा, ये थीटा साथ में लगा रहेगा सब में, और नीचे वाली जो वैल्यू होती है उसमें माइनस रहता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1, और कॉसेक के साथ रहेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और बराबर में जो है आपका 1। ये 3 फॉर्मूले होते हैं, इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। अगर मैं आपको बताऊं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहां से सेकंड फॉर्मूले से आप निकालेंगे, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर अगर 1 है और टेन स्क्वायर थीटा को बराबर के हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उधर जाके 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा के। समझ में आपको आया, कहां से आया, प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी सेम ऐसे ही, कॉट स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा प्लस में, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा, यानी 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा जो है आपका हो जाएगा। अगर आपने थोड़ी भी त्रिकोणमिति पढ़ रखी ना तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहां पर आप कोई समझिए 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा जो होता है सेम फिर से ही होता है, लाल बटे कक्का आपने पढ़ा है हाई स्कूल इंटर में, लाल बटे कक्का। इसमें क्या सीन होता है, इसमें ये सीन होता है, यहाँ पर होता है साइन, यहाँ पर होता है कॉस, यहाँ पर होता है टेन, साइन कॉस टेन, यहाँ होता है कॉट, यहाँ होता है सेक और यहाँ होता है कॉसेक। अब यहाँ पर अगर वैल्यू देखेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा जो है कहां पर आ रही है, बीच वाले में आ रही है के में। 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इस ऊपर वाले के बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, यानी यहां से वैल्यू जो आएगी वो आएगी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेम 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा जो है ये वाली वैल्यू 1 अपॉन साइन के इसके बराबर होगी, तो यहां से वैल्यू क्या आएगी साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। और इसका फॉर्मूला फिर से आप देखिए क्या हो जाता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, जो कि हमने पहले ही यहां लिख रखा है। तो यहां पर आपके आंसर जो होगा वो 1 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। त्रिकोणमिति का सीन यही है। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं 8192 की धनराशि का 12.5% की दर से चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, इसको करने की एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है। तो शॉर्ट ट्रिक की थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि नॉर्मल तरीका तो बता चुके हैं। जैसे 12.5% है, सबसे पहले चेंज करते हैं इसको भिन्न में। तो 12.5% का मतलब है 12 में ये दशमलव हटाएंगे, नीचे जीरो बढ़ाएंगे तो 125 बटे आपका, उसके बाद आप दे देते हैं इसमें 100 से भाग, प्रतिशत को भिन्न में बदलना होता है ना, तो परसेंटेज हटा के 100 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1/8 के फॉर्म में। ये जो 1/8 आया ये एक्चुअल में आपका ए की वैल्यू आती है। जब भी कितने भी वर्ष की बात हो, जैसे पहले वर्ष की अगर बात होगी तो वहां पर आपकी वैल्यू ए होती है। सेकंड वर्ष की बात कर रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहे हैं, तो ए आर स्क्वायर होती है, नहीं ए आर स्क्वायर तो तीसरे में आएगी, ए आर होती है। तीसरा जो होता है उसमें आपका वैल्यू ए आर स्क्वायर होता है,
और चौथा जो होता है उसमें आपका ए आर क्यूब करके होता है, ऐसे ही आपका बढ़ता जाता है। यहाँ पर वैल्यू 1/8 जो है वो एक ही हो जाएगी, आर की निकालनी है तो उसी में ही वैल्यू ऊपर वाली जोड़ देते हैं 8 और 1, यानी अगर ए की वैल्यू मैं यहाँ पर कहूँ, चलिए कलर बदल देते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी तो 1/8 हो जाएगी जो कि हमने ऊपर निकाल रखी है, ठीक। और अगर मैं आपसे कहूँ आर की वैल्यू क्या है तो इसी में ही वैल्यू ऊपर नीचे जोड़ करके 9/8 वैल्यू आर की निकल आएगी। इन दोनों की वैल्यू चौथा वर्ष का निकालना है ना, यहाँ पर आप रखेंगे तो चौथे वर्ष का जो ब्याज होगा वो होगा क्या, चौथे वर्ष का जो ब्याज होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, उसका फॉर्मूला यहाँ से बनता है P इंटू ए आर क्यू। पी मतलब जो यहाँ पर वैल्यू मूलधन थी, अब यहाँ पर रख दीजिए 8 1 9 2 गुणे ए की वैल्यू क्या है 1/8 है और आर की वैल्यू क्या है तो 9/8 है, तो 9/8 जो है इसका होल क्यूब। इससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ये एक ट्रिक होती है, इससे भी आप कर सकते हैं। बाकी जिससे आपकी आदत पड़ी है, जिससे भी आप करेंगे हर तरीके से आंसर वही आएगा, तो ये तरीका एक अलग था इसलिए बता दिया, बाकी साधारण जो फॉर्मूला होता है उससे आप तो कर ही सकते हैं। अगला देखते हैं, 2 अंकों वाली संख्या जो है उसमें दहाई स्थान वाला अंक इकाई स्थान वाले अंक का 2 गुना है, ठीक है। और इसको आप ऑप्शन से करिए, संख्या देखिए यहाँ पर कोई भी ले लीजिए, जैसे यहाँ पर देखिए कह रहा है 2 अंक वाली संख्या है, दहाई वाला स्थान इकाई है, दहाई इधर है 6, दहाई वाला स्थान इकाई वाले स्थान से डबल है, बिल्कुल डबल है, यहाँ देखिए डबल, बिल्कुल डबल है, यहाँ नहीं डबल है, ये ऑप्शन कट जाएगा, ये ऑप्शन कट जाएगा। यहाँ देखिए डबल है, बिल्कुल है। आगे क्या कह रहा है, इस संख्या और मूल संख्या के अंकों का व्युत्क्रम करने पर ये जो संख्या है वो और जो मूल संख्या थी उसके अंकों का अगर व्युत्क्रम कर दिया जाए, यानी संख्या को पलट दिया जाए, तो टोटल कह रहा है 99 के बराबर हो जाएगा। यहाँ 36 पलट के आएगा, 6 3 9 6 3 9 99 आ रहा है टोटल, पहला ही आंसर हो जाएगा, कुछ मत करिए ए हो जाएगा। अब यही आप अगर उससे x मान के करते तो 2 अंकों वाली संख्या के इकाई का अंक x मानते, फिर दहाई का x मानते, फिर वहां से एक समीकरण बनाते, फिर उससे वैल्यू निकालते और फिर उसको रखते, उस तरीके से भी आप चाहते कर सकते थे। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जहां से रीजनिंग स्टार्ट हो रही है कि एक निश्चित कोड भाषा में साइट को ये लिखा जाता है, रिवील को क्या लिखा जाएगा। वीडियो में जो भी लोग बाद में जुड़े हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा और मैथ की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग बिना किए नहीं आने वाली, ये मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ। साइट को देखेंगे तो एफ लिखा जा रहा है, यहाँ पर सीधे सीधे जो है वो 13 प्लस हो रहा है सभी में, सेम 13 प्लस सभी में हो रहा है, तो सेम 13 प्लस यहाँ पर भी रिवील में भी कर देंगे, प्लस 13 करने पर आंसर आपका यहाँ पर डी वाला जो है, यहाँ पर जो देख रहे हैं ये जो है वो आ जाएगा। अगला है आपका, इसको लेकर के कह रहा है कि कौन सा है जो कि एक शब्द बन जाएगा अगर इसको अरेंज करें। जैसे अगर हम यहाँ पर रखना स्टार्ट करें बी ऑप्शन को लेकर, तो 6 के लिए क्या है एस है, आई 1 के लिए क्या है सी है, 2 के लिए क्या है तो एच है, 4 के लिए क्या है तो ई है, इस 5 के लिए क्या है तो एम है, और 3 के लिए क्या है तो ई है। स्कीम शब्द बन गया, यही चीज पूछ रहा था कि कौन सा ऑप्शन है जिससे कोई शब्द बन रहा है। अगला है ब्लड रिलेशन पर बेस्ड, यहां पर कह रहा है जे के का दामाद है, जे जो है वो के का दामाद है, और जी का जो है ये जीजा है, यानी जी को यहां बना देते हैं और इस तरीके से जीजा करके, जी ई का भाई है, जी जीजा ये इसका है, जे जे का, क्योंकि जो और लिखा है ना करके, इस बात को ध्यान रखिएगा, जेड को लेकर के कह रहा है कि ये जीजा है। आगे कह रहा है जी ई का भाई है, जी जो है किसका भाई है ई का भाई है, ई का जो है भाई है, और ई जो है वो के की इकलौती पुत्री है, के की इकलौती पुत्री है ई, और इकलौती भी है। पूछ क्या रहा है, जी जो है वो के का क्या संबंध है, जी का के से क्या संबंध है, तो देखिए ये इनका भाई है, ये इनका बेटा आपका आ जाएगा आंसर, डी वाला जो देखना है ये आपका आ जाएगा, ये वाला संबंध आपसे पूछा गया था, सारी चीजें बना के भी इसीलिए मैंने दिखा दी। अगला कह रहा है इसमें आपका कौन सा है जो कि सही आएगा, आपको कौन सा चिन्ह बदलना है, तो आप 24 यहाँ पर जो प्लस है उसकी जगह कर दीजिए डिवाइड, और 6 और मल्टीप्लाइड आपका ऐसे ही रहने दीजिए 3, और डिवाइड की जगह कर दीजिए प्लस, यानी हम अगर बदल रहे हैं तो किसको बदल रहे हैं डिवाइड और प्लस को,
तो यहाँ पर आपका आ जाएगा प्लस, उसके बाद आपका आ जाएगा 3 और माइनस में आ जाएगा 1। 6 चौक 24 होता है, 4 आएगा, गुणे में आपका 3, प्लस में आपका 3, माइनस में 1। 4 तियाँ 12 होता है, तो आपका आएगा 12, प्लस में आपका आएगा 3, माइनस में आएगा 1। 12 3 15 माइनस 1 तो 14 आएगा, और 14 बराबर है 14 के, यानी सी वाला आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है एक व्यक्ति पूर्व की ओर जो है वो चलना शुरू करता है, और कितना चल रहा है, 100 मीटर जो है ये पूर्व की ओर चल रहा है, और उसके बाद कह रहा है बाएं मुड़ता है। तो पहले इसको 100 मीटर चलाते हैं, इस तरफ जो है ये गया और कितना चला है, 100 मीटर चला है। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर 100 मीटर। और उसके बाद कहाँ चला है, बाएं मुड़ता है। बायां मतलब इधर जब देख रहा है तो बायां ऊपर हो जाएगा। और कितना चलता है, 25 मीटर चलता है। तो हमने यहाँ से इसको चला दिया ऊपर 25 मीटर। फिर कह रहा है फिर से वो बाईं ओर मुड़ता है, फिर से वो कितना जाता है, 45 मीटर। आया 100 था, यानी अब जो जाएगा वो आधी रास्ते तक ही जाएगा। मान लीजिए यहाँ तक गया, और कितना गया, 45 मीटर गया। अंत में कह रहा है वो फिर बाईं ओर मुड़ करके 25 मीटर वापस, जितना इधर गया था ऊपर उतना ही नीचे वापस आ जाता है, वहीं पहुंच जाता है ये 25 मीटर। अब पूछ क्या रहा है, किस दिशा में चल रहा है, नीचे चल रहा है। नीचे कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा है, आंसर हो जाएगा दक्षिण दिशा। अगला क्वेश्चन है आपका कि कॉन्टिनेंट को लेकर के कौन सा शब्द है जो यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता। तो कॉन्टिनेंट नहीं, हाँ कॉन्टिनेंट को लेकर इनमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो CON, वी नहीं है ना इसमें, वी वाला देखे नहीं है। तो ये वाला जो है कॉन्वेंट शब्द, ये नहीं बनाया जा सकता। सी वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि वी इस शब्द में नहीं आ रहा है। अगला कह रहा है कौन सा शब्द है जो कि तीसरा आएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 4 में CHA, ए तो कॉमन है सब में। अगला आर भी यहाँ पर है, और इसमें PQRS, और यहाँ पर S, यहाँ पर आर। आर दोनों में कॉमन है, 4 में भी टी में भी। एम पहले आता है, टी पहले बाद में आता है, यानी सबसे पहले जो आएगा वो 4 में आएगा, उसके बाद आएगा आपका चार्ट। ये आपको क्लियर हो गया। अब चेज और चार्ज में देख लीजिए, यहाँ पर देखिए ए के बाद एस है, यहाँ पर एम है, ABCDE में ये ई वाला पहले आएगा, चौथा ये आएगा। पूछ क्या रहा था, तीसरा कौन आएगा, तीसरा चेज होगा, यानी आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, 1 1 4 8 9 27 16 पूछा है। अगला नंबर क्या आएगा, एक से एक में आया कैसे है, सबसे पहले तो ये समझिए। एक से स्क्वायर की अगर बात करें, एक का स्क्वायर कितना होता है, एक ही होता है। यहाँ पर अगला एक का क्यूब कर दीजिए तो भी एक ही होगा। तो 4 में देखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 8 के लिए 2 का क्यूब 8 होता है। 9 के लिए देखिए तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 4 का क्यूब क्या होगा, तो 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, जो कि बी वाले ऑप्शन में दे रखा है। अगला 4 12 36 108, अगला क्या होगा, तो 4 से 12 में कैसे पहुंचे हैं। 4 से 12 में पहुंचने के लिए 4 तियां 12 किया गया, 12 से 36 में 3 गुणा किया गया, 36 से 108 में 3 गुणा किया गया, तो आगे भी 3 गुणा किया जाएगा। 108 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, आंसर यहाँ पर 324 जो है वो आ जाएगा। अगला कह रहा है AF ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, इसमें कुछ नहीं किया गया है, सीधे सीधे +1 जो है वो किया गया है। A से B, F से G, K से L, सभी में +1 किया गया है। तो आपको इसमें भी सभी में +1 कर देना है, और उसके अनुसार आंसर यहाँ पर पहला वाला C के बाद D, H के बाद I, N के बाद N और R के बाद S जो है वो हो जाएगा। यहाँ पर 11 5 20 क्या सीरीज चल रही है, तो 11 से 20 में आप देखेंगे तो कितने का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है। 11 से 20 में 9 का जोड़ा गया। 20 से 40 में देखेंगे तो कितना जोड़ा गया, 20 से सीधे 40 में देखेंगे, डबल सीरीज यहाँ पर चल रही है, तो जस्ट डबल जोड़ा गया है। 9 का डबल कितना होता है, 18। ठीक, 40 से 74 में देखेंगे तो इस 18 दूना कितना होता है, 36 जोड़ा गया है। इसी प्रकार अगला जो नंबर होगा वो आपका इसी प्रकार से होता है। यहाँ पर गलत संख्या पूछी गई, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 20 में 18 जोड़ते तो आना चाहिए था 38, लिखा हुआ है 40, यानी गलत संख्या कौन सी है, ये होना क्या चाहिए था, यहाँ पर होना यहाँ पर चाहिए था 38। और इसी प्रकार ये 5 वाला जो डबल सीरीज है ना, 5 से 12, वहां पर आप देखेंगे कितने का डिफरेंस है, 7 का। फिर और इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे 12 से 26, तो 12 से 26 में आपका 14 का डिफरेंस, और ऐसे ही आपका अगला बढ़ता जा रहा है, गुना बढ़ता जा रहा है।
अगला प्रश्न कह रहा है कि एक शाम दो दोस्त हैं, दीपक और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे थे। ठीक है, तो हम सबसे पहले आगे क्या कह रहा है कि इस समय दीपक की परछाई रोहन के ठीक दाईं ओर है, तो रोहन का मुख कौन सी दिशा में होगा। सबसे पहले बना लेते हैं सूरज, इधर साइड बना लेते हैं सूरज, ये हमने बना लिया सूरज। अब ये चीज कह रहा है कि यहाँ पर जो दो दोस्त हैं दीपक और रोहन, अगर परछाई देखें तो दीपक की परछाई रोहन के ठीक दाईं ओर है। यानी कि अगर हम दीपक को यहां बना दें, रोहन उधर देख रहा है आमने सामने, ये इधर देख रहा है, ये इसको सामने देख रहा है, तो परछाई इनकी दाईं ओर आ रही है ना, तो परछाई यहां बन रही है। यही चीज तो कह रहा है कि यदि इस समय दीपक की परछाई जो है रोहन के ठीक दाईं ओर है, रोहन का दायां तो इधर ही होगा, दीपक का दायां उधर होगा, परंतु रोहन के दाईं ओर बन रही है, तो कह रहा है रोहन का मुख किस दिशा में है, रोहन ऊपर देख रहा है, यानी रोहन उत्तर दिशा में देख रहा है, यानी आंसर उत्तर दिशा हो जाएगा। समझ गए ना आप, ये हमारा सूरज है। अगला देखते हैं, पैटर्न आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए 13 19 है और 58 आ गया है। 58 तक कैसे आप पहुंच सकते हैं, अगर हम 19 में 3 से गुणा कर दें। 3 से क्यों गुणा करें, क्योंकि यहां पर अगर आप देखें 3 और 1 आ रहा है, 3 और 1 अलग अलग आ रहा है, यानी हम यहाँ पर जो मेन बड़ी वाली संख्या है उससे गुणा करें। 13 तियां कितना, 19 तियां कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 57, और उसमें एक को जोड़ दें, ये जो अलग सा एक है, तो आपकी वैल्यू 58 के बराबर होगी। यहाँ लिखते भी हैं ताकि समझ में भी आता रहे कि कह रहे हैं। इस 13 को अगर हम 1 और 3 में अलग अलग करते हैं, और इस 19 को अगर हम इस 3 से जो है वो गुणा करते हैं और आगे जाकर के इस एक में जोड़ देते हैं, तो वैल्यू जो है वो आपकी किसके बराबर हो जाएगी, इस 58 के बराबर। सेम चीज यहां पर भी चेक करते हैं। इस 93 को हम जो भी वैल्यू दे रखी है उसकी, यहाँ पर जैसे 71 दे रखा है ना, जो बाद वाली वैल्यू उससे गुणा कर रहे हैं, यानी गुणा यहाँ पर किससे करेंगे, 1 से करेंगे, और उसके बाद जोड़ेंगे कितना, तो इसमें 7 जोड़ेंगे। यही तो कह रहा है, 93 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा, 100 आ जाएगा, यानी आंसर आपका 100 हो जाएगा। लकड़ी का संबंध कागज से है, इस्पात का संबंध किससे है, तो इस्पात का संबंध कील से है, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि लकड़ी से कागज बनाया जाता है, इस्पात से कील तैयार की जाती है। पेड़ों की एक पंक्ति है जिसमें आपसे कह रहा है कि एक पेड़ बाएं छोर से 7वां और दाएं छोर से 14वां है, दोनों को जोड़कर एक घटा दीजिए। कई बार क्वेश्चन करा चुके हैं, तो 14 + 7 को जोड़िए और एक घटा दीजिए, आंसर आपका 21 - 1 होगा, और बराबर में आपका 20 जो है वो हो जाएगा, जो कि आपको सी वाले ऑप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन आपका है, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में कह रहा है कि रेल को KCTN लिखा जाता है। अब आर से अगर आप बढ़ेंगे PQRST, दो आगे बढ़ेंगे, ए से आप देखिए बढ़ेंगे तो सी आ जाएगा, दो बढ़ेंगे, और आई से अगर बढ़ेंगे तो आपका के आ जाएगा, यानी क्रॉस वाला हो रहा है, और एन जो है उसमें भी दो बढ़ा गया है। इस बात को समझिए कि कैसे होगा ये। रीड अगर लिखें READ, तो यहां से +2 इधर आएगा, आर से जो बढ़ेगा तो टी आ जाएगा +2 करके। ए जो वैल्यू दे रखी है सेम चीज यहाँ पर भी +2 करेंगे, तो इधर पहले नंबर पे जो होगा सी, ABC, और जो ई वाला है इसमें भी +2 करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, EFG। और यहाँ वाला ये अलग रहेगा, डी वाला जो है इसमें +2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका एफ। तो इस तरीके से पैटर्न आपका CGTF करके जो है ये वाला ऑप्शन हो जाए। अगला कह रहे किसी कूट भाषा में 253 का अर्थ है बुक आर सोल्ड। अब ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं कि कॉमन पर बेस्ड होता है। अब यहाँ पर देखिए 253 में यहाँ पर 5 कॉमन है, और अगले 546 में भी 5 कॉमन है। अब इसमें क्या कॉमन है, बुक्स आर ओल्ड में, तो बुक्स आर ओल्ड और यहाँ मैन इज ओल्ड, तो ओन कॉमन है, ओल्ड कॉमन है, मतलब 5 का कोड क्या हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा। प्रश्न में आर का पूछा गया है। अब पहले वाले को और लास्ट वाले से देखिए, तो बुक्स गुड बुक्स मतलब बाय गुड बुक्स करके है, यहाँ पर बुक्स कॉमन है, यहाँ पर आपका बुक्स कॉमन है, और पहले वाले में भी देखिए बुक्स कॉमन है,
और नंबर देखिए कौन सा है, तो 378 का मतलब है यहाँ पर 378 में 3 कॉमन यहाँ आ रहा है, 3 कॉमन यहाँ आ रहा है, यानी 3 के कोड के लिए क्या हो जाएगा, बुक्स हो जाएगा। लिख दें क्या आपके लिए, चलिए लिख देते हैं। 5 के कोड के लिए ओल्ड हो जाएगा, और उसके बाद 3 के कोड के लिए बुक्स हो जाएगा। और आपका बचा क्या, बचा आपका आर बचा, और यहाँ पर क्या बचा, 2 बचा, यानी 2 के कोड के लिए क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यही प्रश्न में तो पूछा गया था। ये कॉमन का इस तरीके से अलग करके निकालते हैं। इसमें कह रहा है गाजर खाद्य और साग सब्जी। तो आपको पता है कि जो बाहर सबसे बड़ा वाला गोला है उसके अंदर खाद्य आ जाएगा। खाद्य जो है उसी के अंदर सारी चीजें तो आती हैं। खाद्य के अंदर साग सब्जी आएगा सब सेकंड नंबर वाले में, और सबसे अंदर वाले में गाजर आ जाएगा, सबसे अंदर जो बना हुआ। अगला कह रहा है एक पासे की स्थितियां दी गई हैं। तो कह रहा है कि बिंदुओं की संख्या का पता लगाएं जो 3 बिंदु वाले सतह के विपरीत है। 3 बिंदुओं वाले के सतह के विपरीत, यहाँ पर जैसे 2 बिंदु हैं, मतलब क्या कहने का मतलब, समझ लीजिए वहां 2 है, और 2 3 4 इस तरीके से है। इसी से मिलता जुलता देखिए क्या किसी में है। तो यहाँ पर 3 बिंदुओं वाले के सतह के विपरीत पूछा गया ना, तो यहाँ पर आपको देखना है 3 बिंदु वाला ये दे रखा है, ठीक। यहाँ पर देखिए 3 बिंदु नहीं है, यहाँ भी दे रखा है। तो आप अगर देखिए 3 बिंदु को छोड़कर बाकी सब किस में कॉमन है, तो जैसे ये 4 बिंदु हाईलाइट कर देते हैं, ये 4 बिंदु वाला पासा है, यहाँ पर 4 बिंदु वाला पासा है, यहाँ पर देखिए 2 बिंदु वाला पासा है, इसको किसी और कलर से कर देते हैं, ये 2 बिंदु वाला पासा है, यहाँ भी 2 बिंदु वाला पासा है। जब दो चीजें, दो सरफेस कॉमन हो गए, तो इससे आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो 6 बिंदु वाला है ये विपरीत हो जाएगा इस 3 बिंदु वाले के। यही 3 के ही तो विपरीत पूछा गया था, यानी आंसर 6 यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखते हैं, L बराबर प्लस एम है, ठीक है। जो भी वैल्यू दे रखी है बस सीधे सीधे यहाँ पर आकर के रख दीजिए। 5 n की जगह क्या दे रखा है, n बराबर मल्टीप्लाइड के, मल्टीप्लाइड 5, p की वैल्यू डिवाइडेड 5 प्लस 5 माइनस 5, सारी वैल्यू रख ली। इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 से 5 एक बार में जाएगा, 5 से गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा, इधर वाला 5 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा, पीतल कौन सा अलग है, एल्यूमिनियम अलग है। क्यों, क्योंकि पीतल एक मिश्र धातु है। नहीं तो मिश्र धातुओं के आधार पर अलग करें ना, तो हम पीतल के साथ जाएं। पीतल मिश्र धातु है, बाकी सभी नहीं है, इसलिए हमारा आंसर पीतल हो जाएगा। अगला देखते हैं, ये मिश्र धातु है। अगला कह रहा है 5 किताबें इतिहास, गणित, राजन, इतिहास और विज्ञान की एक के दूसरे के ऊपर जो है वो रखी हुई है। ठीक है, तो हम इसको बना देते हैं। सबसे पहले ऊपर से नीचे क्रम में ही बनाते हैं। और क्या कह रहा है, 5 किताबें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 5 को बना भी लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब पहला पॉइंट ये कह रहा है कि अंग्रेजी को इतिहास और गणित के बीच में रखा गया है। कहीं भी रख लेते हैं अंग्रेजी को, मान लिया अंग्रेजी को यहाँ रख लिया। इसके किसके बीच रखा गया है, इतिहास और गणित के बीच में। तो इतिहास और गणित के बीच में रखा गया है अंग्रेजी को। हिंदी और विज्ञान को साथ साथ रखा गया है, यानी हिंदी और क्या लिखा है, विज्ञान को गणित के ऊपर रखा गया है। यानी आपको समझ में आ रहा है, विज्ञान दूसरे नंबर पे आएगा और हिंदी जो है वो सबसे ऊपर आएगा। हिंदी और विज्ञान को साथ साथ रखा गया है, विज्ञान को गणित के ऊपर रखा गया है। कौन सी किताब सबसे बीच में है, सबसे बीच में कौन सी, गणित की है। आंसर हो जाएगा गणित। त्रिभुज पूछेगा इसमें, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट अगर आपको पता है कि ये वाला जो एक डब्बा होता है जिसमें ऐसे 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 और ऐसे लाइनें खींची होती हैं, इसमें टोटल 8 त्रिभुज होते हैं आपके। और अगर एक लाइन देखेंगे, यहाँ भी 8 होंगे, यहाँ भी 8 होंगे, और अगर एक लाइन खींची हुई है इतने वाले हिस्से में, तो आपका 2 त्रिभुज हो जाते हैं। यहाँ 2 त्रिभुज, 2 त्रिभुज यहाँ, 8 यहाँ, 8 यहाँ, और टोटल को मिला करके त्रिभुज अलग जोड़ेंगे तो 8 8 8 प्लस 2 करके ऐसे जोड़ेंगे तो टोटल 28 त्रिभुजों की संख्या निकल करके यहाँ पर आएगी। तो इस तरीके से
आप अलग अलग जोड़ के निकाल सकते हैं। 39 प्रश्न हम आपसे लास्ट में पूछेंगे, 40 प्रश्न देख लेते हैं। आपसे कह रहा है अलग इनमें से कौन सा है। मीटर आपका अलग है, किलोग्राम, मिलीमीटर, केल्विन, ये आपके वैसे मिलीमीटर तो उससे भी है ना, ये हम जाए मिलीमीटर के साथ, क्योंकि मीटर, किलोग्राम और जो केल्विन है ये सभी आपके द्रव्यमान से संबंधित हैं। और साथ ही एसआई मात्रक भी है। मेन फोकस आप करेंगे तो एसआई मात्रक पे करेंगे, परंतु जो मिलीमीटर है वो आपका एसआई मात्रक में नहीं आएगा, तो इसलिए आपका, और केल्विन तो टेम्परेचर का भी होता है, तो कुल मिलाकर एसआई मात्रक के आधार पर आप अलग करेंगे। अब वीडियो को समाप्त करने से पहले एक प्रश्न आपसे भी, इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा। 39 नंबर वाला प्रश्न आपके लिए है, जिसको आपको सॉल्व करना है, वीडियो के मेन कमेंट में आंसर बताना है। इस सीमा की ओर इशारा करते हुए अनूप ने कहा कि वह उस महिला की इकलौती बेटी है जो मेरी माँ के इकलौते पोते की माँ है। अनूप से वो कैसे संबंधित है, खुद से करिएगा, देखिएगा ब्लड रिलेशन में कितना समय लग रहा है आपको। बेटी, पत्नी, बहन, माँ, ऐसे करके 4 ऑप्शन है, बताइएगा इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। लाइव टाइमिंग शाम के 5 बजे की है और एक लाइव टाइमिंग दोपहर के 12 बजे की भी है। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।